बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पर इतने कहते हैं ना खोए हुए थे। एक्चुअली हम कल जो रात गए वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग जो है मेजॉरिटी नहीं सोए, बिना सोए ऑफिस आ गए और इस मैच को देखने के लिए बड़ा एहतमाम हुआ। मगर साइम मुझे कह लेने दीजिए कि ये फाइनल जैसा मैच मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था। मतलब जो मुकर्रर टाइम था उसमें तो कोई गोल ही स्कोर नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो सबसे पहले सारे मेसी फैंस को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहूँगा कि आप सबकी कैसे मिजाज है, सेहत तबीयत ठीक है। गुड मॉर्निंग भी कहना चाहूँगा क्योंकि रात को तो नींद आई नहीं होगी ऑब्वियसली। तो अगर आप सब लोग ठीक है तो फिर हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सदफ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। नॉट एट ऑल। So having said that, I love Lamine Yamal and especially since that he is a pro Palestinian guy. तो मैं ये बात कह रहा था कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सनसनी खेज मैच जो होना चाहिए था फाइनल का वो नहीं था समवट, और कुछ थोड़ा बोरिंग मैच लगा था। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्पेन वन, दिस इज द हाईलाइट। स्पेन वन। और हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जिस तरीके से अर्जेंटीना का जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था, जो फेवर्स मिल रही थी, जो मुतनाज़े फैसले आ रहे थे, जो बायसनेस हो रही थी, हमें लग रहा था कि अर्जेंटीना जीत जाएगा। और मेहमान खुसूसी, आपको पता है आपने कहा ना बोरिंग से फिर बोइंग पे मामला चला गया। एक्चुअली मेहमान खुसूसी थे डोनाल्ड ट्रम्प के हाथों से स्पेन ने, और स्पेन को आपको पता है उनका गाजा के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, फिर नेटो को लेकर काफ़ी मामला हैं। ये मनाजिर आप देखें, खचाखच क्राउड भरा हुआ है। दिस वॉज द ट्रॉफी जो कि उठाई गई, जिसके लिए आई गेस 100 से ज़्यादा टीमें थी जिनके अंदर ये कॉम्पिटिशन रहा। उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ मराहिल है, स्पेन वन। मगर 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है। और अर्जेंटीना, वैसे मैं ये कमेंट्री भी सुन रही थी तो ये कहा जा रहा था जी इट वाज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फुटबॉल गोलकीपर। तो फुटबॉल और गोलकीपर में कितना कंफ्यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी भी क्रिकेट कहीं ऑब्वियसली रात 4 बजे तक सबने मैच देखा है और सुबह 6 बजे हम दफ्तर आ गए हैं। सो इट मेक्स सेंस कम्प्लीटली। बट मुझे तो लगता है कि एट द एंड पैलेस्टीन वन, दिस इज़ व्हाट आई फील। जीती ये देखते हुए कि स्पेन जीता है और लामीन की टीम जीती है, तो मेरे ख्याल से कि एट द एंड ऑफ द डे गाज़ा की जीत हुई है और फ़लस्तीन की जीत हुई है। बट मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल जो था वो टोरेस ने इजाफी वक्त में किया। मुकर्रर वक्त तक जैसे भी सदफ ने बताया भी कि मैच बग़ैर किसी गोल के बराबर था। और जनाब टाइटल की हतमी जंग में यमाल की टीम ने शानदार खेल से मेसी 11 को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। जो स्टार स्टडेड टूर्नामेंट था भाई, क्या शकीरा, क्या टॉम क्रूज, क्या डेविड बेकम, क्या जस्टिन बीबर, BTS, अमेजिंग, यस अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी। और वो जो हाफ टाइम जो सारी परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। आप मेसी के फैंस के लिए ये दोबारा से अगर हम दिखा दें, झलक दिखा दें प्लीज मेसी फैंस को। मेसी जाहिर है वो काफ़ी डिसहार्टन हमें नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से रो भी रहे थे और बड़े जज्बात का बड़ा दिल खोल के फुटबॉल में इजहार होता है। तो आप ये देखिएगा कि किस तरीके से अच्छा ये जीत के मनाजिर है जब स्पेन जीता और फिर सारी टीम जो है वो पहुंच गई और फिर सेरेमनी हुई और उसके बाद हमने देखा कि ट्रॉफी भी डोनाल्ड ट्रम्प से वसूल की। अच्छा, मेसी भी बड़े अफसोदा नज़र आ रहे थे हमें। हम आपको ये देखें मनाजिर, वो आप दीदा हो गए और जाहिर है फिर एक उन्होंने, हाँ जी, जाहिर है कि एक वक्त गुजारा है उन्होंने भी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया है और बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े रिकॉर्ड्स। बट देन अगेन उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप था तो उसमें वो काफ़ी आबदीदा भी हो गए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 15, 16, 17 साल बाद लामीन यमाल ने मेसी को नहला दिया। इस तरह की बड़ी कमेंट्री चल रही है। अच्छा, ये हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले 19 साल पुरानी एक तस्वीर दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें अर्जेंटीना के जो लायनेल मेसी हैं वो 6 माह के लामीन यमाल को पानी के टब में आपने देखा कि वो ज़ाहिर है वो सारी सिचुएशन और यादगार तस्वीरें 2007 में खींची गई थी जब 6 महीने के लामीन यमाल को 20 साल के लायनेल मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब और यूनिसेफ और मकामी अखबार की मुश्तरका फलाही मुहिम का हिस्सा बने। तो ये फ़ोटोशूट था और बाकायदा कुरानदाजी के ज़रिए ये नाम सामने आया। तो अर्जेंटीना के कप्तान थे उस वक्त मेसी और ज़ाहिर है अभी भी, और उन्होंने इस तस्वीर को, ये नाकाबिल यकीन है, लोग बड़ा एक्साइटेड थे। अच्छा, कहाँ से लोग आर्काइव से चीज़ें निकाल के ले आते हैं। आप सोचें कि अब ये यूनिसेफ का कोई चैरिटी कैलेंडर था, उसके लिए फ़ोटोशूट हुआ था। मेसी यमाल को लिटरली इस कैंपेन के अंदर नहला रहे हैं, ठीक है। वो वही बात है जो मैं भी कर रहा था
कि उनको नहीं पता था कि 16, 17, 18 साल बाद जो है वो यामाल उनको नहला देंगे ग्राउंड के अंदर। बट देन अगेन ये मेसी का लास्ट टूर्नामेंट था, फीफा वर्ल्ड कप था, और उसके बाद रोनाल्डो का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप था। लेकिन आपको पता है कि जो लमीन यमाल का छोटा भाई है, एक छोटा सा, बिल्कुल लिटरली वो इतना सा है, उसने जो शुगर लगाया हुआ था आफ्टर टूर्नामेंट, और वो जब यमाल लमीन जीतता है तो भाई वो बच्चा जो है वो इतना एक्साइटेड होता है, वो ही टुक ओवर द इंटरनेट, हर जगह उस बच्चे की रील्स हैं, इतना वो क्यूट सा बच्चा है, छोटा सा, और वो अपने भाई को सपोर्ट कर रहा ये होता है। वाली रील्स आपने मुझे सेंड नहीं की, बाकी आप मुझे रील्स भेजते हाँ, रहते मैं हैं। आपको ये असल में ना ऑन एयर मेसी गिला के कर दिया। क्राइंग वाली रील्स आपको ज़्यादा भेज रहा था, तो मैं इसलिए आपको वो अच्छा, जरा हम भेजना जरा भूल गया। फ्रांस की भी बात कर लेते हैं। फ्रांस के जी एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे और गोल्डन बूट ले उड़े। उन्होंने मेगा इवेंट में 10 गोल किए और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 8 गोल किए। एम्बापे ने तीसरी पोजीशन में मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल करके टॉप पोजीशन हासिल की। तो वर्ल्ड कप की तारीख में एम्बापे के मजमूई गोल्स की तादाद 22 हो गई है, जिसके बाद वो आलमी कप मुकाबलों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 21 गोल करने वाले अर्जेंटीना के मेसी को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब हम जरा आते हैं जरा एंटरटेनमेंट, जरा फन पार्ट की तरफ। ये शकीरा entertainment काफी नहीं थी। अभी और बताते हैं आपको। शकीरा के डाई ने जनाब माहौल बना दिया, अगर हम ये कहें तो ये गलत ना होगा, ये आप माहौल देख भी सकते हैं कि कैसा शकीरा ने बनाया है। अच्छा, फिर उसके बाद BTS ने भी तमाशाइयों का खूब जोश बढ़ाया फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में। शकीरा ने माहौल बना दिया, BTS ने तमाशाइयों को हाँ, उनका महसूस जोश किया, बढ़ाया। बढ़ाया, माहौल जो था वो असल में शकीरा ने बनाया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फाइनल में रंग जमाया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी की शानदार तकरीब हुई, बाकायदा एक सेगमेंट था, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कुछ ज़रा हाइलाइट्स दिखाते हैं आपको कल की जो फन पैक्ड एंटरटेनमेंट पैक्ड जो परफॉर्मेंसेस थी उनकी। ये आप देख रहे हैं, मैं ये इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ कि जब हमारा PSL हो अगले साल, उसमें भी प्लीज़ हम इंटरनेशनल स्टार्स को बुलाएं, शकीरा को बुलाया जाए। अच्छा, शकीरा। जी प्लीज़, बिल्कुल शकीरा को मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, अगर मेरी आवाज़ ये कहीं तक पहुंच रही है तो शकीरा को बुलाया जाए, बहुत खुशी होगी देख के। और हम चाहते हैं कि ये जो आलमी सितारे हैं ये हमारे अच्छा, tournament इस पे ख्वाहिश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये साइम की ख्वाहिश थी, ये all grew up watching इंडिविजुअल। Shakira. मैं लियारी की तरफ आपको लिए चलती हूँ कि हाँ, इसको कहा जाता है जी मिनी ब्राज़ील, और जब वहाँ पे ब्राज़ील की टीम हारी थी तो आपने जज्बात देखे थे कैसे थे। लेकिन कल क्या हो रहा था, ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो फुटबॉल के फैंस हैं, जो शायकीन हैं, जो टैलेंट है वहाँ पर, गली मोहल्लों में क्रिकेट कह रही फुटबॉल खेली जाती है। ये देखें जी, बच्चा कितना एक्साइटेड हमें नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखा दें, फायरवर्क्स भी हुआ है वहाँ पे भाई, प्रॉपर फायरवर्क्स हुए हैं। और रात, आपको पता है, रात पूरी रात लियारी जागता रहे। और उसके बाद फिर हमें अर्जेंटीना की जर्सीज तो कम नज़र आ रही थी, हमें स्पेन के झंडे बहरहाल बहुत नज़र आ रहे थे हमें पूरे लियारी के अंदर। और जनाब ये आप देख रहे हैं बच्चों का जोश और वलवला, विद फैमिलीज़ वहाँ पर पूरी फैमिलीज़ पहुँची हुई थी, और फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मैच देखा और बड़ा इन्जॉय भी किया। बाय द वे, पाकिस्तानी 14 अरब रुपए विनिंग टीम को अमाउंट मिली है। इमेजिन 14 अरब रुपए में, खासी $50 मिलियन के अराउंड कहीं पे बनती है, और जो रनर अप है उनको अराउंड 9 अरब रुपए मिले हैं। क्या बात है। चलें जी, फुटबॉल तज्ज़ियाकार अली तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, और अली अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे साथ रहे। आज हमने उनको दावत दी है स्टूडियोज़ में, ताकि ज़रा हम उनसे खुलकर जान सकें कि उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच अली, और आपको हम क्या कहें, मुबारकबाद दें कि ना दें, क्योंकि स्पेन आई थिंक आपकी फेवरेट थी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी। तो मैच में से फाइनल जैसा था कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल, जो बोलते हैं उम्मीदों पे बिल्कुल नहीं पूरा उतरा। उससे बेहतर मुझे मैच लगा जो आपका 3rd एंड 4th प्ले ऑफ जो था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस का था, उसमें 10 गोल हुए। ज़ाहिर स्पेक्टिकल होता है, टीमें जो होती हैं ना वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती हैं, क्योंकि इट्स सच अ बिग इवेंट, इतना कुछ स्टेक पे होता है, तो वो बहुत डिफेंसिव। लेकिन अर्जेंटीना से ये उम्मीद नहीं थी कि आप डिफाई चैंपियन है, आपका दूसरा कंसेक्यूटिव फाइनल है, तो आप इतना डिफेंसिव कैसे हो सकते हैं? कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव पे चले गए कि कोई अटैकिंग का वो था नहीं ना। लेकिन स्पेन तो वही करता है जो करता है। स्पेन ने तो अपने वो रखा, बॉल पोजीशन वो अपने पास रखते हैं और सब कुछ करते हैं, और आपको अटैक नहीं करने देते, और कंसीड भी नहीं करते। आपने देखा पूरे मजमूई तौर पे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया, 8 क्लीन शीट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड। उसके अलावा मेसी की अगर हम कारकर्दगी देखें कि पूरी अर्जेंटीनियन टीम का इन्हिसार होता है ना, उनका एक सॉर्ट ऑफ अ गॉड फादर लाइक फिगर है कि उनके लिए जीतना है, खेलना है। अब जाहिर है पूरी टीम जो है उनका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ज़्यादा फिजिकल होता है, वो आपको जो है आपके जो नेचुरल गेम है उसको खेलने से रोकते हैं, टक्कर करते हैं, फिजिकलिटी फैक्टर बहुत है। स्पेन का मैं बोलूँगा उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा होल्ड किया, उनकी
टैक्टिक्स में नहीं आए, उनके एंटिक्स के अंदर नहीं है, अपना गेम कंटिन्यू करते रहे। कमिंग बैक जो आप अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान में, मैं भी कल एक जगह स्क्रीनिंग पे गया हुआ था ना। हाँ, तो मैं जब रात को निकला हूँ तो मैं तो रोडों पे रात के 3 बजे रश देख के माशाल्लाह मुझे एक इतनी अच्छी चीज़ लगी कि पाकिस्तान में भी पीपल हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव फुटबॉल का। मतलब उन्होंने इस वर्ल्ड कप से खुसूसन खास तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट किया है, चाहे वो ब्राज़ील की टीम हो, चाहे वो नॉर्वे की टीम हो। मैं व्यूअर्स को बताऊंगा ना, इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी सेंसेशन हालैंड रहे हैं। हालैंड को जिन लोगों ने जितना उनको पसंद किया है, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैं तो उसको काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी में वो खेलते हैं। अगर हालैंड के फैन थे तो उसको मैनचेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग अगस्त में शुरू है, आप उसको वॉच करें। ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इतना ज़्यादा वो गोल्स करता है जिसकी कोई हद नहीं। उसके अलावा हमने हालैंड के अलावा हमने ये देखा कि रोनाल्डो से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लोगों की बहुत उम्मीदें थी। रोनाल्डो वो उम्मीदों पे नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी मैं रोनाल्डो फैंस को ये बोलूँगा कि 41 ईयर्स ऑफ एज इतनी पीक फिटनेस और परफॉर्मेंस पे करना एट द हाईएस्ट लेवल। मेसी फैंस को क्या कहना चाहेंगे, उनको भी दिलासा दें? मेसी फैंस को ये बोलूँगा कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने से एक खिलाड़ी की लेगेसी टेंट नहीं होती है, नहीं होती। वो एक अजीम खिलाड़ी है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होता है। ठीक है, अब वो ये चाह रहे थे कि ज़ाहिर बहुत सारे अर्जेंटीनियन फुटबॉल एक्सपर्ट जो है ना, वो मैराडोना को ही जो है ना मेसी से ऊपर रखते हैं। मैं आपको अर्जेंटाइन की बात बता रहा हूँ। तो ये अगर मेसी कल जीत जाते तो फिर इनके पास 2 वर्ल्ड कप हो जाते, तो शायद ये मैराडोना को एक्लिप्स कर जाते। ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि ये मेसी का तीसरा फाइनल था। ये 2014 में फाइनल हारे जर्मनी से, फिर 2022 में हमने देखा ये जीते, और अब ये फाइनल हारे। तो दैट वाज हिज 3rd वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें इनको सिर्फ एक कामयाबी हुई। तो अर्जेंटीना एक वो टीम है जो आती रहती है। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी थे, उनकी टीम कभी वर्ल्ड कप फाइनल में आई नहीं है। अगर वो जीतते तो वो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि जब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना नहीं शुरू की थी तो पुर्तगाल के पास कोई बैनुल अक़वामी ट्रॉफी नहीं थी। रोनाल्डो ने खेलना शुरू की तो उन्होंने यूरोस भी जीता, 2 नेशंस लीग भी जीती। तो वो इस चीज़ को क्लेम करते कि मेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मेसी का बरक्स के मेसी के ना होने से पहले भी अर्जेंटाइन जो है वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो ये एक डिबेट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी दोनों अजीम है। द टाइम्स हैव चेंज, जनरेशन ऑफ विनीसियस जूनियर की अब आ गई है किलियन एम्बापे की, और अब आ गई है अर्लिंग हालैंड एंड लमीन यमाल तो अभी हम अर्लिंग हालैंड की बात कर रहे थे। लमीन यमाल इज आल्सो न्यू फाउंड सेंसेशन भाई। 19 साल का बच्चा, कभी कोई सोच सकता था कि उसके ऑपोजिट मेसी खेल रहा है और वो मेसी को, मतलब मेसी 11 को वो हरा देगा? कभी आपने सोचा था वैसे कि 19 साल का बच्चा इतना पोटेंशियल रखता होगा? अब 20 साल पहले किसी को कैसे वो होगा। लेकिन आप देखें ना, बार्सिलोना क्लब में खेले थे, सबको पता है मेसी। ये भी बार्सिलोना ये करता है कि ये बहुत ही छोटी उम्र से ना यंग टैलेंट को रिकग्नाइज कर लेता है। इन्होंने मेसी को बहुत छोटी एज से रिकग्नाइज कर लिया था। अर्जेंटाइन में उनको नहीं वो हो रहा था तो उसको स्पेन में लिया। अगर आप अर्जेंटीना की मजबूरी तौर पे कारकर्दगी देखें ना, जहाँ टीमों ने उनको स्पेस दी है, मौका दिया है तो अटैक किया। उस दिन इजिप्ट ने सैट बैक, अपनी लीड को डिफेंड कर रहे थे, तब ये गए और इन्होंने, तभी मेसी खेल पाते हैं। जब आप मेसी को स्पेस डिनाई कर देंगे तो कल मैच में वो बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं है। इजिप्ट और अर्जेंटीना वाला मैच तो वैसे ही बड़ा मुतनाज़ा उसमें हो गया, उसमें तो इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। अर्जेंटीना के हक में मुतनाज़ा फैसले जितने भी थे वो एक तरफ, और अर्जेंटीना की पूरी परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर वो एक तरफ। आपको लगता है कि अर्जेंटीना को अगर ये फेवर्स ना मिलती तो अर्जेंटीना फाइनल तक भी ना पहुंच पाती? मैं आपको 3 मैचेस ऐसे गिनवा देता हूँ ना, आप खुद वो करें। कोबो वर्डे के मैच में, कोबो वर्डे जैसी टीम जो इस वजह से क्वालिफाई की क्योंकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट 32 से 48 हुआ, उसने दिखाया, उसने स्पेन आलमी चैंपियन अब उसके साथ ड्रॉ किया। एक ही टीम है जिसने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने जिसके खिलाफ गोल नहीं किया, वो कोबो वर्डे है। सो वो उन्होंने, और फिर उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ इतनी अच्छी कारकर्दगी दी कि 2-2 हो गया था। इजाफी वक्त में मैच किया, उनको फेवरेबल डिसीजन मिले। चले वो अर्जेंटीना, फिर मिस्र के खिलाफ क्या हुआ आपने देखा, वहाँ पे भी इनको इतने फेवरेबल फैसले। कल भी रेफरी ने जो है बहाले मजबूरी इनके खिलाड़ी को दूसरा येलो कार्ड दिखा के सेंट ऑफ किया था। फिर स्विट्जरलैंड वाले गेम में क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक खिलाड़ी सेंट ऑफ किया। तो पेनल्टीज इनको इतनी मिली, 4 तो मेसी ने मिस किए। सो बात ये कि बहुत सारे में बैनुल अक़वामी जरीदे उनकी हेडलाइंस देख रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि फुटबॉल वन, उन्होंने ये बोला है कि फुटबॉल वन। देखिए आपका ग्लोबल इन्हांसमेंट के लिए ठीक है, अब फीफा ने भी सोचा होगा यार कि फाइनल में तो मेसी ने पहुंचा दिया ना, अब जितना भी कुछ होगा, जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ग्लोबल स्पेक्टिकल तो बन गया ना। आपके पास एक ग्लोबल सुपरस्टार फाइनल में था,
अब व्हाट ही डिड ऑन द फाइनल डे वो एक अलग बात है कि स्पेन वाज ऑलवेज टू गुड एंड टू स्ट्रॉन्ग। वो जिस तरह की फुटबॉल खेलते हैं तो मैंने तो मतलब यही प्रेडिक्ट किया था कि अर्जेंटीना का कोई चांस नहीं है। आई वॉज होपिंग कि 2-3 ने लो। हाँ, क्योंकि वो नहीं, दे डिडंट हैव द लेग्स ना तो कि, लेकिन आप देखें एक गोल डिसअलाउ किया, वो गोल होना चाहिए था, और एक गोल शायद मार्जिनली ऑफसाइड था। तो ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले उतना ही होता, लेकिन दिस वाज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो अली, अब इस टूर्नामेंट से ऐसे कौन से खिलाड़ी जो आपने एक आध नाम भी लिया सामने आए जो मुस्तकबिल के स्टार बन सकते हैं? देखें, अर्लिंग हालैंड तो अपनी इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्टार हैं, तो वो तो वहाँ पे गोल्डन बूट जीतते आ रहे हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग मकबूल तरीन लीग है। उसके अलावा विनीसियस जूनियर भी स्पेनिश लीग में स्टार हैं, रियल मैड्रिड से वो खेलते हैं। एम्बापे भी उन्हीं की टीम में खेलते हैं, वो दोनों एक ही टीम में। किलियन एम्बापे का आपको पता है, मेसी ने इसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड बनाया था, एम्बापे ने वो तोड़ दिया 3rd एंड 4th प्ले ऑफ में बुक करके। एम्बापे इस समय देखिए, एम्बापे अभी इतने यंग हैं और उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप जीत लिया था। आप देखें, लमीन यमाल ने 19 साल की उम्र में जीत लिया। कुछ खिलाड़ियों को कितनी कम उम्र में कितना बड़ा एजाज़ मिल जाता है। मेसी ने कितनी मेहनत की कि उनको वर्ल्ड कप मिल जाए ताकि उनकी लेगेसी कंप्लीट हो जाए। तो सम गेट इट अर्ली, सम गेट इट लेट। अब लमीन यमाल हो गए या एम्बापे हो गए, ये हालैंड हो गए, विनीसियस जूनियर हो गए। लेकिन मैं कुछ यहाँ व्यूवर्स को बता दूं, पाकिस्तानी फैंस जो ब्राज़ील के बहुत फ़ैन है, ब्राज़ील के कोच बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इटालियन कोच है कार्लो एंचेलोटी, इन्होंने बड़े बड़े क्लब्स को बहुत बड़े बड़े एजाज़ात जिताए। रियल मैड्रिड के कोच रहे हैं, बड़े एजाज़ात जिताए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज़ इन द वर्ल्ड क्लब लेवल के ऊपर। ब्राज़ील के वो कोच बने हैं, और ये कब बने हैं? अभी कुछ अरसा पहले ही बने, 1 साल पहले बने, जब ब्राज़ील की टीम बहुत बुरी हालत थी। 1 साल में पूरा एकदम से इन्होंने टर्नओवर कर जी, आप देखें ना, ब्राज़ील साउथ अमेरिकन क्वालिफायर में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी। इनके आने की वजह से साउथ अमेरिका में 5th पोजीशन लेके इस ब्राज़ील ने क्वालिफाई किया है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप ना आए। तो इन्होंने अब ये फॉर्च्यून्स को टर्न अराउंड करेंगे पाकिस्तानी फैंस के लिए कि आप अगले 4 साल में जब वर्ल्ड कप होगा, तब आप ब्राज़ीलियन टीम को भी देखिएगा, ब्राज़ीलियन कारकर्दगी को भी देखिएगा, कैसे प्लेयर्स को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं। तो मायूस होने की बात नहीं है। अर्जेंटीना के लिए ऑन द अदर हैंड ये है कि ये एंजो फर्नांडिस जो कल सेंड ऑफ हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत यंग हैं। थोड़ा अर्जेंटीनियंस के साथ एटीट्यूड का मसला है, एरोगेंस बहुत है। फुटबॉल पिच आप देखें ना, कल उन्होंने कितना उकसाने की कोशिश की स्पेनिश प्लेयर्स को, मारा, धक्कम पिल्ली चल रही थी, बहुत ज़्यादा धक्कम पिल्ली ऐसा। और ज़ाहिर फाइनल होता है तो रेफरीज भी ये चाहते हैं कि एज ए स्पेक्टिकल ख़राब ना हो। हम प्लेयर सेंट ऑफ हो जाएगा एक साल, लेकिन उनको मजबूरी में सेंट ऑफ करना पड़ा। तो एंजो फर्नांडिस और हुलियन आल्वारेस जो मेसी के साथ दूसरे थे, ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, अपने क्लब में बहुत अच्छा करते हैं। फ्रांस का आपको पता है, उस्मान डेम्बेले, एम्बापे। फ्रांस आई टेल यू फिर आएंगे। फ्रांस के कोच जो हैं वो डिडियर डिशॉ, वो अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मुझे एक बात बताएं अली, आपका इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी नज़र है गेम के ऊपर। मैं जानना ही चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप मेसी फ़ैन है? आपको लगता है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से उसके फ़ैन है जिससे अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाता है, ठीक है ना? आई थिंक सो मेरा ये, चाहे वो रोनाल्डो, क्योंकि आपने देखा होगा रोनाल्डो भी उनसे जाके ओवल ऑफिस में मिले थे, और मेसी भी जाके मिले। तो एनीथिंग व्हिच इज़ गुड फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप उनके फ़ैन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से ट्रॉफी दी स्पेन को, और वो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इंटरेस्टिंगली पूरा मैच देखते रहे, बल्कि जहाज से भी देखते रहे वो नीचे कि चल क्या रहा है। ये अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये मनाजरे जनाब, डोनाल्ड ट्रंप का बस उनका दिल नहीं चाहता। भी देखिए ना, आपको अगर याद हो तो इनका भी वर्ल्ड कप में हिस्सा था। इन्होंने एक रेड कार्ड जो है वो उसको रिवर्स कराया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिसके ऊपर फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के 72 पार्लियामेंटेरियंस ने जो है एक करारदाद मंजूर कर ली है कि इनके खिलाफ जो है वो किया जाए। क्योंकि देखें, फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब इलेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल ही आप एक जमहूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सो गवर्निंग बॉडी है। तो और हर चीज़ का कोई कार्ड रिवोक करना, वापस कोई भी फैसले, कमेटी बैठती है, बिल्कुल कमेटी बैठती है। तो यहाँ से अमेरिकी सदर का फ़ोन जाता है फीफा के सदर। वो तो आपको पता है, वो वेनेजुएला के सदर को उठवा लेते हैं, तो फिर यहाँ से फ़ोन और रेड कार्ड तो क्या ही। और दूसरी बात ये कि मैं तो ये हैरान थी कि फीफा वालों ने तो इन्हें कोई एजाज़ भी दे दिया था, नोबेल प्राइज़ जब नहीं जीते। जी, नॉमिनेट भी कर दिया था। जी, जब नोबेल पीस प्राइज़ सदर ट्रंप नहीं जीते थे, तो ये फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा का पीस प्राइज उनको दे दिया था। फीफा का पीस प्राइज। आपने शुरू में बात कही कि रात गए, आप खुद भी आपने कहा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी थी, लोग मैच देख रहे थे, आप हैरान हुए पाकिस्तान में इतना क्रेज़।
हमारी फुटबॉल टीम कब आएगी? हमारी फुटबॉल टीम, देखिए फुटबॉल का शौक बहुत है, फुटबॉल खेलते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फेसाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ठीक है। फोकस हमारा सिर्फ क्रिकेट पे, देखिए शौक भी लोगों को टैलेंट सिर्फ लियारी में, ओवरऑल बात कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल टैलेंट है, ठीक है। अब बात ये होती है ना कि मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अब आपने देखा, मैंने आपको लमीन यमाल की एग्जांपल दी कि बचपन से बार्सिलोना ने कर लिया। किसी भी खिलाड़ी को स्पोर्ट में डालने के लिए उसकी बचपन से नर्चरिंग होती है। हम वो बोलते हैं ना, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, तो वो जो सीखेंगे वो ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे अकेडमीज बनाने की ज़रूरत है, करेक्ट, डोमेस्टिक सेटअप बनाने की ज़रूरत है। किसी भी खेल को एक उसकी हाइट पे पहुंचाने के लिए यू नीड टू हैव डोमेस्टिक सेटअप। हमारे क्रिकेट का भी यही हुआ, डोमेस्टिक सेटअप जब हमारा ख़राब हुआ तो क्रिकेट का भी आप देख अब आप ये बता दें कि नेक्स्ट कौन सा सनसनीखेज कोई टूर्नामेंट आ रहा है, कोई चैंपियनशिप आ रही है, हम कब मिलेंगे आपको दोबारा? देखिए अभी तो अगस्त में तो डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की मकबूल तरीन लीग है, जिसमें सारे क्लब्स होते हैं। उसमें देखें आपको सारे अपने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और बड़ी इंटरटेनमेंट होती है उसके अंदर। वैसे 2026 का यूरो आएगा। नेशंस लीग यूएफा की शुरू हो जाती है। जितनी भी यूरोपियन टीमें ना, इंग्लैंड, फ्रांस, ये आपस में खेलती रहती हैं पूरे। इनके मैचेस सितंबर में भी होंगे, एक इंटरनेशनल ब्रेक सितंबर में होता है, फिर नवंबर में भी होता है, तो ये आपको मैचेस मिलेंगे। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ है कि आप रियल मैड्रिड को फॉलो करें, आप बार्सिलोना को फॉलो करें, आर्सेनल को फॉलो करें जो चैंपियन है। यहाँ आपको यमाल देखने को मिल जाएगा, एम्बापे देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो पूरे साल क्या करते आते हैं। क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, बहुत से लोग नेमार को वो कर रहे थे। नेमार किसी क्लब फुटबॉल में नहीं खेले, टॉप क्लब में। वो हेल्थ रीजंस की वजह से और दूसरे उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से वो बिल्कुल ही क्लब फुटबॉल से होते, तो वो टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं करते। जब भी कोई कौमी टीम में खिलाड़ी आते हैं उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो ऐसा होता है। लवली, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया। पूरा सीजन अली हमारे साथ रहे थे और अली ने हमारे फॉल के सीजन को, फीफा सीजन को 4 चांद लगाए रखे। बहुत शुक्रिया अली का भी। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी फुटबॉल की कहते हैं ना नो हाउ नहीं थी, लेकिन अली से बात करने के बाद, उनसे समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ आने लगी। लेकिन आई होप कि इनसे दोबारा हमारा राब्ता यूं ही रहेगा और ये आपको अपने फुटबॉल तज्ज़िये से के मुतालिक आगाह करते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, जब हम बात कर ही रहे हैं गेम्स की, तो ज़रा बोर्ड गेम्स की बात भी कर लेते हैं। आज दुनिया भर में आलमी यौम शतरंज मनाया जा रहा है, मतलब चेस डे है आज, जिसका मकसद इस कदीम और जहानत पर मबनी खेल की तालीमी, समाजी और सकाफती अहमियत को उजागर करना है। इसे शातिर खेल भी कहें तो गलत ना होगा। लोग बहुत ज़्यादा शतरंज खेलने के बाद, जी कहते हैं ना, उनके अंदर जो डिसीजन लेना, पेशेंस और चालें चलना, ये बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ज़हीन तरीन जो लोग खेलों में से शुमार किया जाता है, जो सिर्फ तफरीह ही नहीं बल्कि मंतक यानी कि लॉजिक, सोच, हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी आप अच्छी बनाने लगते हैं। मनसूबा बंदी, सब्र, बेहतर फैसला साजी की सलाहियतों पर होता है। कल से हम भी यहाँ पे एक चेस बोर्ड रख के रखते हैं। हमें रोज एक गेम खेलनी चाहिए भाई। हम सीखेंगे तो हमें आएगा जी, ताकि इससे हम फिर इजीली मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे, हम समझ जाएंगे कि हमारे साथ क्या चालें हो रही हैं। हाँ। बड़ी अच्छी बात है ये। तो जनाब, हम आपको इस हवाले से बहुत सी आज मजे मजे की खबरें हैं और आज हमारी एनर्जीज भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्काई रॉकेट कर रही है बिकॉज ऑफ द फुटबॉल। यस, बिकॉज ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड द थैंक्स फॉर फीवर। क्लैरिफाइंग। यस, तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और फुटबॉल की बातें बहुत हो गई हैं, लेकिन शायकीन नहीं चाहते होंगे, मगर क्या करें। अब ज़रा हम सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का जो है उस पर बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की वजह से हम देख रहे हैं सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हमें बयानात को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तलखी नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि 12 सीटों का मामला, ये जो बयान दे दिया गया है 12 सीटों का मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से, तो कहते हैं ये ज़्यादा अहम है या इंसान की जान। अगर हमने कुछ गलत किया है, रियासत को सज़ा मत दो। एहतजाज करने वाले सज़ा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। वफाक से उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए ख़त लिखा था, कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वज़ीर आज़म को ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ दी है, ये उनका कहना है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी और वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया अभी तक। बिलावल भुट्टो ने के नून लीग पर भी वार, और वो जो उन्होंने वार नून लीग पे किए वो बड़े गर्मा गर्म और तुंदो तेज़ किस्म के वार थे। कहा कि 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी।
क्या उनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं देखना चाहते? ऐसा कहा बिलावल भुट्टो साहब ने। मजीद ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत बताएं सियालकोट से रुकन असेंबली ने जो बयान दिया क्या वो हुकूमती पॉलिसी है, और उन्होंने कहा कि ये वजीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था ये उसकी बात कर रहे हैं। कहा कि कोई वजीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं तो सुन लें कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं हैं। तो ये कहना था बिलावल साहब का। चलें तो बिलावल साहब की सारी गुफ्तगू इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माजरत चाहती हूँ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच सेनेटर अफनान बात करने के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है ये होता है, हमने जीबी में भी देखा कि जब इंतखाबी माहौल सरगर्म होता है तो उस वक्त फिर सियासतदान बयानात भी देते हैं, प्लेइंग टू द गैलरी भी मामला होता है। लेकिन अब ये जो ख़ास करके वफाकी वज़रा का बयान है इस पर बहुत ज़्यादा बिलावल साहब वोकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताइएगा, अब 27 जुलाई का वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि कश्मीर के पहाड़ों में तीरों की बारिश से शेर का शिकार तारीखी होगा, यानी कह रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पर, अब उन्होंने अपनी एक तरह से जीत ही डिक्लेयर कर दी है कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग को हराने आ रही है। तो व्हाट डू यू से उनके इस कॉन्फिडेंस के बारे में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, वो अपनी कैंपेन ज़रूर कर रहे हैं और उनका हक बनता है, बिल्कुल वो करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि 27 जुलाई को कोई तीरों की बारिश से शेर का शिकार होगा, बल्कि शेर शिकार करेगा। और शेर ने पहले भी बहुत सारे शिकार किए हैं और शेर धाड़ेगा इंशाल्लाह 27 जुलाई को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई। अच्छा अफनान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक और भी मुतालबा कर दिया ना, वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को काबीना से निकालें, वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे थे। दूसरा वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वज़ीर आज़म ये क्लियर करें आके कि वो बयान क्या पॉलिसी है, क्या उनकी जमात की पॉलिसी है या फिर वो किसी का पर्सनल बयान है, ख्वाजा साहब का इंडिविजुअल बयान है। इस पे वज़ीर आज़म ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी, तो क्या मौक़िफ़ क्या है नून लीग का इस बात पे? देखिए, बात ये है कि ख्वाजा साहब की जो बात थी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। देखें, हर किसी का राइट होता है कि अगर कोई समझता है कि मामला इस तरह है या किसी और तरह है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। अब वो एक बात पकड़ के उसको इतना ज़्यादा इन्होंने उछाल दिया है और उसकी वजह से जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर से लोगों का फोकस हट जाता है। अब पंजाब में पता नहीं कितनी सारी ज़बानें बोली जाती हैं, खैर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में ऐसी है। तो ये उसको इशू बना के जो है वो इस तरह एक ऐसी कैंपेन चलाना कि जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया है, तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। सारे लोग हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और सारा पाकिस्तान जो है वो सबका है। अच्छा, एक बात बार बार कह रहे हैं वो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के हवाले से। मुझे ये बताइएगा, बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की सज़ा पूरे आज़ाद कश्मीर को नहीं देनी चाहिए। फिर एक मुतालबा उन्होंने ये किया है कि आप ज़रा इंटरनेट बहाल कर दें। तो इंटरनेट की बहाली के हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, मगर ये सवाल उनको अपने वज़ीर आज़म से करना चाहिए ना, जो उनका वज़ीर आज़म है, जो वहाँ पे रहा, जो अभी भी मौजूद है। तो ये तो उससे आपको सवाल पूछना चाहिए कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो भी मामलात हैं। अब जब इनका प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी क्या कहते हैं, पहले भी इंटरनेट बंद होती रही है, तो इनको तो मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म साहब हैं उधर, उनसे ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्यों बार बार इंटरनेट बंद हो रही है। और ये भी लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनकी वजह आने के बाद हालात ख़राब हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब हुए हैं और भी मामला ख़राब हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जगह के लोग उनको वोट डालें तो वो मतलब कि वो तभी डालेंगे ना अगर कोई परफॉर्मेंस होगी। अब वो जो परफॉर्मेंस अभी आपके वज़ीर आज़म देखे गए हैं उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई इनको ज़्यादा वोट पड़ेगा। अच्छा खान साहब, जीबी के बाद हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं, तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं, तकारीर हम देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्म किस्म की। बिलावल मुसलसल नून लीग को हदफ बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे में ये कहते हैं कि बिलावल की जो तकारीर हैं वो हालात को मज़ीद कशीदा कर सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। क्या पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि माहौल जो है उसको बेहतर करना जो है वो तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो साहब इसलिए टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका मुकाबला हमारे साथ है और इस बात का ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पहले भी हम वहाँ पर बहुत दफ़ा जीते हैं इलेक्शन।
तो इसलिए वो हमें टारगेट कर रहे हैं। मगर मेरा ये ख्याल है और मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि ज़ाहिर मामलात को जो है वो उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए कि वो ज़्यादा हालात ख़राब हों, और मुझे यकीन है कि वो इस बात को समझते हैं और मामलात जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं होंगे। और एक अच्छी कैंपेन चलानी चाहिए, एक डिलीवरी बेस्ड कैंपेन चलानी चाहिए कि जी आपने क्या डिलीवर किया। आपके जो वज़ीर आज़म थे जो AJK के पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पिछले 6 महीने में क्या डिलीवर किया, ये आवाम को बताने की ज़रूरत है। ये बताएं कि आपने हिस्टोरिकली क्या किया, या आपने कराची के लिए क्या किया, तो या सिंध के लिए क्या किया, ये आप बताएं, या पूरे पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये बताने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम एक इंतशारी सियासत को है वो करें। अफनान, फिर हम ये समझे ना कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोक झोंक है, ये सिर्फ इलेक्शन है, ये सियासी मुहिम है, ये सियासी बयानात सिर्फ इसलिए क्योंकि जलसों की सियासत डिफरेंट होती है और ज़ाहिर पार्लिमानी सियासत डिफरेंट होती है। तो आपके ख्याल में फिर ये इस इलेक्शन के बाद फिर ज़ाहिर अब हम यही समझें कि हालात मामूल पर आ जाएंगे जैसे आप दोनों पार्टी एक साथ होती हैं हर इशूज़ पर? जी, इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि ये आर्जी है और 27 जुलाई के बाद इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है। हमने चार्टर डेमोक्रेसी साथ किया है, हमने और बहुत सारे मामलात इस मुल्क के साथ मिल के ठीक किए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आगे हालात फिर दोबारा से हमारे उनके साथ जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब। ये जो एक बात है ना जो नून लीग की तरफ से बार बार आती है, GB में के इलेक्शन में भी हमने सुनी, अब आज़ाद कश्मीर के टाइम भी हम सुन रहे हैं कि कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो पहले आप वो कोई कारकर्दगी अपने कोई हिस्टोरिकली आप बताएं ना कि सिंध में क्या कारकर्दगी थी। तो भी अफनान साहब भी यही बात फरमा रहे थे, तो ये हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी से भी। चलिए, तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी और मुझे मौका नहीं मिला, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैं पूछना चाह रही थी। फ्राइडे को आप कहीं चले गए थे और आपने मुझे बताया नहीं था आप कहाँ गए थे। जी, मैं 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची चला गया था। चलते मैं ठट्ठा ही पहुंच गया था जी। और लेकिन वैसे इट वाज वेरी बड़ा मज़ा आया। पाकिस्तान मैरीटाइम टास्क फोर्स के क़याम के बाद बहुत सी इस्लाहात हुई, बंदरगाहों की कारकर्दगी में बेहतरी आई, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया गया, शिपिंग पॉलिसी इन्हांस की गई। अच्छा जी, कस्टम्स के निज़ाम में AI को इंटीग्रेट किया गया, उसको डिजिटलाइज किया गया, नॉन इन्वेसिव कस्टम्स की सारी चेकिंग की गई, सेम डे सीमलेस प्रोसेस किया गया, कार्गो सहूलतकारी में जनाब बड़ी सी बहुत ज़्यादा इस्लाहात हुई, रिफॉर्म्स हुए। तो हम जनाब पहुँच गए पोर्ट कासिम, वहाँ पर मैरीटाइम टास्क फोर्स के क़याम के बाद क्या इक़दाम हुए थे वो देखने के लिए। तो फिर ज़रा आपको भी दिखाते हैं और व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। लेट्स सी। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ब्लू इकोनॉमी और इसमें पाकिस्तान मैरीटाइम टास्क फोर्स का किरदार, और पाकिस्तान मैरीटाइम टास्क फोर्स के अंडर ये ब्लू इकोनॉमी किस तरह से फल फूल रही है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, समंदर की सैर कराएंगे। वी हैव विद अस इन माय बैकग्राउंड BT मजदूर, सो लेट्स गो गेट इन द BT मजदूर। सो लेडीज एंड जेंट्स, द $1 मिलियन क्वेश्चन कि हमारे पानी जदीद जहाज रानी के लिए कितने मौजू हैं, जानेंगे हम। वी हैव विद अस कैप्टन इरफान। थैंक यू वेरी मच कैप्टन साहब फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड। हमारे पानी कितने मौजू हैं और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जदीद जहाज रानी के लिए? वी आर बेसिकली इट्स अगर आप पोर्ट से बात करेंगे तो पोर्ट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्जेस्ट शिप्स जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं, और फर्दर हम इन्हांसमेंट कर रहे हैं कि कोई अगर लिमिटेशंस रह भी गई हैं तो हम उनको भी दूर कर दें इंशाल्लाह। इन अबाउट फ्यू इयर्स टाइम हम अनलिमिटेड पोर्ट हों वर्ल्ड के लिए। और सर, पाकिस्तान मैरीटाइम टास्क फोर्स के अंडर बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं जिसमें एक शिप रिसाइकलिंग का भी है। सो आने वाले वक्तों में व्हाट आर योर प्लान्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी और कैपेसिटी क्या होगी शिप रिसाइकलिंग की? देखिए, शिप रिसाइकलिंग का भी एक प्रोजेक्ट पोर्ट कासिम में अभी प्रपोजल आया हुआ है। वी आर वर्किंग ऑन इट। देयर इज अनदर वन विच इज़ बेसिकली शिप बिल्डिंग यार्ड। हमारे पास एक ही शिप यार्ड था, कराची शिप यार्ड, विच हैड कैपेसिटी जो कि आज इतने सालों के बाद चूँकि वो बढ़ा नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन और लोकेलिटी, तो हमारे पास चूँकि ये जगह मौजूद थी, वी वर एबल टू अकोमोडेट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि इंशाल्लाह एन आर्ट ऑफ अ शिप यार्ड बनेगा जहाँ पे दुनिया के बड़े जहाज बना भी करेंगे। ब्लू इकोनॉमी में मैंग्रोव्स का कितना बड़ा किरदार है, मैंग्रोव्स क्या रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तान मैरीटाइम टास्क फोर्स के क़याम के बाद मैंग्रोव्स के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? Mangroves are the lifeline for certain sectors of the blue economy. For example, in mangroves के अंदर
आपकी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स परवरिश पाते हैं, जिनकी बेस के ऊपर आपकी जो फिशरीज़ है, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, वो इसके ऊपर आते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की बेस के ऊपर आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है फिशरी की, वो एक्सपैंड होती है। सर, ये हम अपने अकब में देख सकते हैं, ये एलएनजी टर्मिनल है, राइट? ये एलएनजी टर्मिनल क्या किरदार अदा कर रहा है और स्पोर्ट की कैपेबिलिटीज को कैसे इन्हांस कर रहा है? पोर्ट कासिम के अंदर 2 LNG टर्मिनल हैं। एक आप अपनी बैक साइड पे, मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, जो EETL है, और एक ये PGPCL। ये दोनों फ्लोटिंग टर्मिनल हैं अब उसमें समझाने के लिए, और इनके साथ LNG लेडन शिप्स इनके साथ आते हैं और वो ऑफलोड करते हैं LNG यहाँ पर। वो LNG एक्सपैंड होके डायरेक्टली कनेक्टेड है पाइपलाइंस के थ्रू, और वो इंडस्ट्री में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलरेडी उसके ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास तकरीबन 9 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी मौजूद है LNG को हैंडल करने की, और ये LNG हमारी इंडस्ट्री के लिए एक लाइफलाइन है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं कस्टम टर्मिनल और उस वहाँ पे जाने से पहले हमें दिए जा रहे हैं कुछ सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट, एंड विल वेयर दैट एंड विल गो टू द कस्टम द एंटायर स्टोरेज एरिया। थैंक यू। आफ्टर द मैरीटाइम टास्क फोर्स रिफॉर्म्स, ह्यूमन मुदाखलत, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको कैसे कम से कम बनाया जा रहा है और AI को कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है? Okay, I would not use the word interference. It's intervention because part of our job has to do with physical inspection of goods and cargo. Scanners themselves are a technology, and they greatly reduce the need for human intervention, the need for customs to physically open the container and check its contents. Every container related to exports from Pakistan to America has to pass through this gate, this scanner. इसके अंदर ये होता है कि यहाँ से कंटेनर इन होता है, स्कैन होता है, अगर कोई अनोमली होती है तो इट्स चेक्ड, otherwise it's sent for loading onto the vessel. व्यूअर्स, ये वो मॉनिटरिंग रूम है जहाँ पर स्कैनर्स जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजेंगे, यहाँ पर बैठ के वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट एनालाइज होगी। दिस इज द कंटेनर जो कि अभी स्कैन हुआ था फ्रॉम द स्कैनर, फ्रॉम द रेडियो एक्टिव स्कैनर्स एंड फ्रॉम द अदर स्कैनर्स एज वेल। इस पूरे स्कैनर का एक्सरे अभी हमने आपको दिखाया, जिसमें वो बता रहे थे हमें कि उसमें टेरी टावल्स हैं। तो कंटेनर के अंदर क्या है, किस स्टफ का है, किस क्वालिटी का है, ये भी उस एक्सरे रिपोर्ट में पता चलता है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन एक्सरे। वंस दिस टीम हैज अप्रूव्ड the container is good to go. It's good to be shipped to the US में भी, जहाँ पर भी इसने जिस स्टेट में जाना है वहाँ पर शिप कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्शल यार्ड पे, which is 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची। जो वसी और अरीज रकबा आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इट इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची। इसका मकसद क्या है? We welcome you to the site. Primarily, I am a representative of National Logistics Cell here. I am Project Director NLC Sindh. ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन जो है वो मेनली अंडरटेक कर रही है, और ये हम 60 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ कराची हैं। मेनली वी डू अंडरस्टैंड कि हमारा जो है ओवरऑल कराची पे बहुत प्रेशर है कंटेनर्स का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो है हमारी ट्रेन का ट्रैक लिए होगा, और उस ट्रैक से हमारे जितने भी कंटेनर्स अप कंट्री आएंगे वो यहाँ पे अनलोड होंगे, उस पर ट्रांसपोर्ट होंगे और पोर्ट पे अपलोड हो जाएंगे। सेम वे इट विल बी रिवर्स्ड, देन ऑल कंटेनर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड वो यहाँ पे हम उनको मार्शल करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का पूरा दिन गुजारा हमने और आपको ये बताया कि आफ्टर द क़याम ऑफ मैरीटाइम टास्क फोर्स क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उन इकदाम के क्या फ़वायद होंगे, आम आवाम तक भी क्या फ़वायद होंगे, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदे होंगे। थैंक्स टू द मैरीटाइम टास्क फोर्स, जिनकी बदौलत ये जो सारा प्रोसेस है, जो सारी हैसल है, ये जो है वो सेम डे प्रोसेस हो गया है, बड़ा सीमलेस स्मूथ प्रोसेस हो गया है, और ना कोई इसके अंदर इन्वेजन होगी। जो शिपमेंट्स हैं, जो कार्गोज, जो कंटेनर्स हैं, वो नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। यूँ ही हमें देखते रहिएगा और फॉलो कर लें बाखबर सवेरा के सारे पेजेस को सोशल मीडिया के ऊपर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है भाई, और ये आप फ्राइडे को जी साइन ऑफ कर रहे थे, लेकिन मैं कहूँगी ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें समझाया, तो बड़ा ज़बरदस्त आपने वहाँ से कहते हैं ना रिपोर्टिंग की सारी चीज़ों को, आपको मिस बहुत किया। हाँ, और मैरीटाइम जो टास्क फोर्स है, मैं देख रही थी कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और यही वो तरक्की की मनाजिल है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़ीद आगे
तय करता जाएगा। तो भाई इंशाल्लाह हेड्स ऑफ टू द टीम, हेड्स ऑफ टू यू एज वेल। थैंक यू वेरी मच। और कराची के कहते हैं ना एक नए दौर का आगाज़, एक नया बाब जो है वो आई होप कि आफ्टर द मैरीटाइम टास्क फोर्स के इकदाम वो जनाब शुरू हो जाए और हम भी देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ख़ासतौर पर वो रोड्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पोर्ट को कनेक्ट कर रही है टू द मेन सिटी, हम वहाँ पर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, द हाईवेज, द आर्टरीज, द रोड्स, द पॉकेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि व्हाट्स हैपनिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई इफ़ यू आर अराउंड 16-17 ईयर्स ओल्ड, लाइक इफ़ यू आर अ माइनर, तो अब आपके लिए थोड़ी ज़रा मुश्किलात होती जा रही है। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो देखें आप वहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते रात 12 बजे से लेकर 6 तक, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर अंडर 18 है, मतलब माइनर है, 16-17 के हैं, तो अब आपके लिए मसला ये भी है कि अब आप वहाँ पर जनाब एनर्जी ड्रिंक्स नहीं परचेज़ कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में एनर्जी ड्रिंक्स का एक अजीबो गरीबी ट्रेंड है। हर किसी के हाथ में नीले रंग की बोतल, पीले रंग की बोतल, लाल रंग की बोतल, और वो बगैर उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े पिए जा रहे हैं, कोई देखता भी नहीं उसमें क्या है। एज लिमिट नहीं है। अच्छा जरा हम जानना ही चाहते हैं और आपको बताना ही चाहते हैं पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई। ये पाबंदी उन ड्रिंक्स पर लागू होगी जिनमें फी लीटर 150 मिलीग्राम से ज़ायद कैफीन मौजूद है। इस फैसले पर अमल दरामद से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी भी दरकार होगी और पाबंदी का फिर जब कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन दुकानों, वेंडिंग मशीन और ऑनलाइन फ़रोख्त तीनों पर होगा। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख बच्चे रोज़ाना ऐसे ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। बरतानी हुकूमत इन मशरूबात को नींद में खलल यानी आपके स्लीप जो है उसको डिसऑर्डर उसका करते हैं, बेचैनी और तवज्जो में कमी जैसे मसाइल से मुंसलिक ऐसे किया है। दैट्स द रीज़न ये पाबंदी लगाई। बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूँ इस तरह की पाबंदियाँ जो है पाकिस्तान में भी लगनी चाहिए, खासतौर पर ये जो वेप्स के फ्लेवर्स होते हैं जो आपको हर दुकान पे मिल रहे होते हैं उन पे पाबंदी लगानी चाहिए। निकोटीन पाउचेस हर बच्चे के पास उसका एक्सेस है, उन पे पाबंदी लगानी चाहिए और साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक्स पर भी टू सम एक्सटेंट पाबंदी लगनी चाहिए। मैं साइम को यही रोकती हूँ, नहीं तो बहुत सारी पाबंदियाँ लगा देंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? सदफ आप बताना चाहेंगे आज कौन सा भाई दिन है? इंसान ने आज के दिन 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा था और इस टाइम पीरियड को 69 फास्ट फॉरवर्ड 2026 57 साल हो गए, यानी कि 57 ईयर्स हो गए हैं। तो ये तारीखी कामयाबी का दिन है और ये 20 जुलाई 1969 को अमरीकी खलाबाज जिनका नाम सबको याद है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम की थी। उनके बाद जी मज़ीद भी लोग गए, जबकि कहते हैं ना वो सिर्फ मदार के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। सेकंड टाइम किसी ने चांद पर कदम क्यों नहीं रखा इतने अरसे में? मैं वैसे मेरे जहन में सवाल है। इसको लेके बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। वैसे मदार के इर्द गिर्द घूमते रहे, मतलब मेरी तरह मदार के चांद के मदार के इर्द गिर्द चक्कर जब आप फर्स्ट टाइम लैंड कर गए तो सेकंड टाइम फिर मजीद क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचे लोग? अच्छा, वैसे ये भी एक मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं पे पढ़ी थी कि फर्स्ट टाइम भी नहीं हो पाया था। ये आपको पता है कि ये भी एक कॉन्स्पिरेटर्स ये भी कहते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम भी नहीं हो पाया था। बट एनी हाउ, इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने यादगारी डॉक टिकट भी जारी किए हैं। इस दिन की मुनासिबत से अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे नासा ने भी सोशल मीडिया पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद पर तारीखी चहलकदमी की तस्वीर शेयर करते हुए उनका मशहूर पैगाम दोहराया। ये एक इंसान का छोटा कदम लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जसत है। निस्फ सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद चांद इंसान के लिए तजस्सुस, तहकीक और मुस्तकबिल की खलाई महमात का सबसे अहम मरकज़ बना हुआ है। द अदर डे हमने खबर ब्रेक की थी कि जनाब मार्स के ऊपर शक्कर मिल गई है, शक्कर मिलने की कोई रिपोर्ट आई है। हाँ जी, तो अब देखिए हम लोग साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है विद पासिंग ईयर्स हम लोग बड़ी खलाई जो डिस्कवरीज उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ी हम जिद्दत लाते जा रहे हैं। डिस्कवरीज हो रही है और इंसान को पता लग रहा है। दूसरे ये एलान मस्क तो चाहते हैं जी वहाँ पर एक आबादी जो है कम्युनिटी पूरी बसा दें। अब उनका ये ख्वाब है, अब इस ख्वाब को करने के लिए पता नहीं पूरा करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। चलें जी, अब ये बातें तो होती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। बहरहाल आज जुलाई है और साथ में हम मजीद भी स्टोरीज बिल्कुल जी। तो अब हम जरा अब आपको ये बता दिया, अब आप बेसिकली आप समझ ये गए हैं कि दुनिया जो है वो चांद तक रसाई की कोशिशें कर रही है, चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या हो रहा है? 57 साल पहले चांद पे कदम रख दिया था। अब हम आ जाते हैं जरा चांद से वापस कराची पे।
अब जनाब कराची में क्या हो रहा है, बड़े अफसोसनाक ये खबर है और बड़ा दिल बर्दाश्त मैं हूँ ये खबर पढ़ के। कराची में मासूम बच्चे के अगवा का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मंगू पीर की हाउसिंग सोसाइटी से 2 साला बच्चा लापता हो गया। वालिद की मुद्दत में फिर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि CCTV फुटेज में मुबैना तौर पर एक मोटरसाइकिल सवार को बच्चे को सोसाइटी से बाहर ले जाते देखा जा सकता है। अच्छा, ये सोसाइटी बड़ी सेफ़ एंड साउंड समझी जाती है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी इतने इश्यूज नहीं है और बड़ी एक मतलब सोसाइटी का मतलब ही होता है वो गेटेड होती Yes. है, गार्ड्स मौजूद होते हैं, सिक्योर। अब देखें ना, जब ही तो वहाँ से CCTV फुटेज सब मिल गए हैं, लेकिन ये वाकया है क्या, कब पेश आया और अब पुलिस क्या तहकीकात कर रही है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ हैं। अफजल साहब, सबसे पहले तो बताइए ख़ानदान ने क्या डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त शेयर किया। ये बच्चा बहुत छोटा लग रहा है, 2 साल का बच्चा अनअटेंडेड वहाँ पर क्यों था, कोई उसके साथ क्यों नहीं था, ज़रा हमें डिटेल बताइएगा। जी देखिए, 2 से 2.5 साल का ये अजान अली है और ये अपनी वालदा के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसका बड़ा भाई भी जो है वो करीब ही मौजूद था और तकरीबन हफ्ते की शाम 8:40 पर जो है वो अपनी वालदा के साथ ये था और उसकी वालदा ने बताया कि वो इस दौरान वॉक करना चाहती थी, तो वो अपने जूते लेने के लिए जैसे ही घर में दाखिल हुई है और उसके बाद जब वो जूते लेके बाहर आई है, इन चंद लम्हात के दौरान जो है वो उसका बच्चा लापता हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को काफ़ी तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। वहाँ पर सोसाइटी के जो मज़ीद मकीन थे, उनके पड़ोसी थे, उनकी जानिब से भी इसको मुख्तलिफ़ मकामात पर चेक किया गया, लेकिन बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके बाद जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया है उसने CCTV कैमराज देखना शुरू किए, तो फिर एक CCTV फुटेज के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जो कि हेलमेट पहना हुआ है और उसको शनाख्त नहीं किया जा सकता, उसे जो है देखा गया कि वो बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ बाहर ले गया है। अब जब ये तस्दीक हो गई कि ये बच्चा अगवा कर लिया गया है, तो उसके बाद वालिदैन ने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जो है मुकदमा दर्ज किया है जो अजान अली है उसके वालिद वहाब की मुद्दत में, और पुलिस ने फिर एतराफ़ के मुख्तलिफ़ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की है। और फिर जो मकीन है उनकी जानिब से भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ में ख़ुद यहाँ पर गया था, तो उनके साथ बात हुई लोगों के साथ, तो लोग कह रहे थे कि तकरीबन जो मुबैना अगवाकार है वो 2 से 4 घंटे तक जो है वो सोसाइटी में मुख्तलिफ़ मकामात पर खड़ा नजर आया है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि बच्चे इस सोसाइटी की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, अमूमन गेट के ऊपर बाकायदा चेकिंग होती है, ID कार्ड वगैरह लिया जाता है, ये कैसे आया सोसाइटी के अंदर, क्या इसके दाखिल होने की कोई CCTV फुटेज बरामद हुई है? दूसरा, चलें हेलमेट पहना हुआ था, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बाइक के नंबर प्लेट से भी कोई शनाख्ती अमल में किसी किस्म की हेल्प नहीं और हुई? उस दिन का रिकॉर्ड तो निकाला जा सकता है। हाँ, देखिए, इसके जो है वो दाखिल होने या बाहर जाने की CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं सोसाइटी में। मुख्तलिफ़ मकामात पर इसको खड़े हुए देखा गया है, घूमते फिरते देखे गया है, लेकिन इन 2 से 3 घंटों के दौरान जो CCTV फुटेज है, कहीं पर भी इस शख्स ने अपना हेलमेट नहीं उतारा, जिससे ये बात जाहिर होती है कि वो बाकायदा मनसूबाबंदी करके और उसे बच्चे को अगवा ही करना था। फिर उसके बाद जो बच्चे की वालदा है उससे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ये अगवाकार मुमकिन तौर पर अकेला नहीं था, कार में भी इसके साथ मज़ीद इसके कुछ साथी हो सकते हैं। पुलिस के ऊपर तहकीकात कर रही है, पुलिस को काफ़ी क्लूज़ भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जो एनी शाहिदीन है उनके बयानात और CCTV फुटेजेस से इस केस में मदद मिल रही है। उन्होंने फैसला किया है कि वो जियो फेंसिंग भी करवाएंगे ताकि जो है वो इस बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जा सके। क्योंकि 2 से 2.5 साल का बच्चा है। क्या ये जो पूरी हमें बाइक भी नज़र आ रही है, क्या इस पर कोई नंबर प्लेट है जो दिखाई दे रही है? दूसरे, आप कह रहे हैं कि शुबा ये भी है कि इसके साथ मज़ीद लोग भी कार में हो, इस पर तो बड़े सिक्योरिटी जो यहाँ की सोसाइटी उसकी सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठते हैं। अलाउ नहीं करते किसी को, जब तक वो ID कार्ड ना ले लें, पूछ ना लें कि आपने किस फैमिली से जाकर मिलना है। स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो यहाँ का रिहायशी हो, तो इस बारे में पुलिस क्या बताती है? अच्छा, ये तो वाकई बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो मुख्तलिफ गेट्स हैं सोसाइटी के, वहाँ से गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में आ जा रहे थे और इतना ज़्यादा चेक नहीं किया जा रहा था, ना ID कार्ड वगैरह तलब किए जा रहे थे। तो सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान ज़रूर है। ताहम जो मोटरसाइकिल है उसका नंबर जो है वो कहीं पर भी वाज़े नहीं हुआ है।
और उसके अलावा पुलिस का भी ये कहना है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली हैं वो अभी इस वजह से भी शेयर नहीं कर रहे क्योंकि बच्चा छोटा है और ये हसास नौइयत का केस है और इस वजह से वो इस केस के अंदर बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मीडिया के साथ भी शेयर करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो चीदा बातें हैं वो बताई हैं कि वो जियो फेंसिंग करवा रहे हैं और CCTV फुटेज और एनी शाहिदीन का बयानात से काफ़ी इस वाक़े के अंदर उन्हें पेशरफ्त मिली है। लेकिन वो जल्द अज जल्द सबसे पहले जो है वो बच्चे को बाजियाब कराना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने टीम भी बना दी है और पुलिस अपने तौर पर काम कर रही है। गुज़श्ता रोज़ जो सोसाइटी के मकीन हैं उनकी जानिब से पुलिस पर जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द जो है बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। ताहम अभी तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अब तक इस बच्चे की बाजियाबी के हवाले से कोई पेशरफ्त या बड़ी कामयाबी सामने नहीं आई है। सिर्फ शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है जिसमें मकीन अपनी मदद आपके तहत भी शवाहिद और जो मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस या एनी शाहिदीन का बयानात वो भी पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं और पुलिस की जो टीम है वो भी टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस केस के ऊपर काम कर रही है। हम दुआ गो है कि बच्चा जल्द से जल्द बाजियाब हो और जो मुल्जिमान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। थैंक यू सो मच अफजल, इसका फॉलो रखेंगे, आपको बताएंगे कि क्या इस हवाले से पुलिस की पेशरफ्त है क्योंकि और जो पहले केसेस हैं। हाँ जी, कि इस सोसाइटी के अंदर एक शख्स घुसा और वहाँ से एक बच्चा प्रॉपर अगवा करके सोसाइटी से बाहर भी निकल गया। लोगों ने उस वक्त अलर्ट क्यों नहीं किया जब उन्हें शुबा हो रहा था कि एक शख्स 3-4 घंटे से हेलमेट में मौजूद है और वो मुश्तबा लग रहा है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई देही इलाका था, कोई आउटस्कर्ट्स का इलाका था, नहीं, वो एक बड़ा वहाँ पे बड़े मोतबर और बड़े उस एक स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं लोग जो वहाँ पर रहते हैं, बड़े एजुकेटेड की बात हो रही है ना, वहाँ पे लोग इतना अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं कि माँ फिर बच्चे को थोड़ी देर छोड़ कर वो घर में भी थोड़ी देर को चली गई, तो ये बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जब बात हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक बड़ा अहम इशू है वर्क प्लेस के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पे एक मैं वर्ड की बात करूँगी जिसे हरासा करना कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में हरासमेंट कहते हैं। अब इसकी जो टर्म है और उसकी डेफिनेशन है बहुत ब्रॉडन हो गई है और उसमें कहते हैं ना वो भी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे यहाँ माजी में बड़ी नॉर्मलाइज थी। किसी के अपीयरेंस पे कोई कमेंट कर देना, किसी को एज शेम करना, किसी को बॉडी शेम करना, किसी को ये बताना कि तुम बहुत दुबले हो या दुबली हो या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। अब ये चीज़ें मायूब समझी जाती हैं, ये चीज़ें एथिकली गलत हैं और लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं। अच्छा, ये बात जानने की ज़रूरत है कि हरासमेंट जो है वो जिस्मानी भी हो सकती है, वो जहनी भी हो सकती है, वो ज़बानी वर्बल भी हो सकती है। और ये जो रेसिस्ट जोक्स होते हैं या किसी के रंग, नस्ल, ज़ात, जिसामत के ऊपर जोक्स होते हैं, ये भी हरासमेंट में आते हैं। और अगर ख़ास तौर पर के वर्क प्लेस में और आपके हिरार्की में आपसे कोई ऊपर शख्स आपको इस तरह के जुमले करते, तो अगला जो स्टोरी है बेसिकली वो इससे रिलेटेड है। वफाकी मुहतसिब ने वर्क प्लेस हरासमेंट के कानून के तहत हाल ही में फैसला जारी किया है जिसमें एक खातून की शिकायत पर उनके इदारे के सीनियर अफसर को कसूरवार दिया गया। फैसले के मुताबिक सीनियर मुलाजिम ने खातून को बांझपन से मुतालिक तज़हीक आमेज़ जुमलों का निशाना बनाया। इल्ज़ामात साबित होने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जिसमें से 4 लाख रुपए बतौर हरजाना शिकायत कुरिंदा यानी कि खातून को अदा किए जाएंगे, जबकि 1 लाख रुपए सरकारी ख़जाने में जमा कराए जाएंगे। और वफाकी मुहतसिब की जानिब से ये अपनी नौयत का एक पहला फैसला है जिसमें तज़हीक आमेज़ रवैये और गुफ्तगू को भी हरासमेंट के दायरे में शामिल किया। एंड आई एम ग्लैड कि हम मतलब इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचे, अदरवाइज तो ये साबित करना कि किसी ने आपकी तज़हीक की है यही बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी तो हम और इशूज़ की क्या ही बात करें। चले बात कर लेते हैं वफाकी मुहतसिब बराए इस्तिदादे हरासमेंट फौजिया बकार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फौजिया साहिबा ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज़रा बताइएगा ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून है, अब ज़ाहिर उन खातून को बिकॉज़ वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती, बांझपन के हवाले से एक्शन लिया गया, ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ, क्या वो बातें थी जिसकी बुनियाद पर ये तय पाया कि मुल्जिम ने वाकई तज़हीक की है? थोड़ा सा ज़रा हमें आगाह कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इन केसेस से इसलिए पीछे हट जाते हैं कि हम साबित कैसे करेंगे कि हमें किसी ने ये जुमला कहा या हमारी तौहीन की है। देखिए 2022 में
हरासियत के कानून में एक बड़ी तब्दीली आई थी, अमेंडमेंट हुई थी, और उसके अंदर सिन्फ की बुनियाद पे तफरीक करना भी डाल दिया गया था। यानी कि किसी को तज़ीक का निशाना बनाना उसके औरत होने की वजह से या उसके ख्वाजा सिरा होने की वजह से उसमें शामिल कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आए जिसमें सिन्फ की बुनियाद पे तफरीक को इल्लीगल करार दिया गया। तो इस केस में भी जैसे आपने देखा कि ख़ातून को एक तो ख्वाजा सिरा शनाख्त से मंसूब किया गया और ऐसी इस्तिलाहात जो इस्तेमाल की गई जो कि बतौर तज़हीक इस्तेमाल हुई थी। और ये खाली नाशाइस्ता ज़बान नहीं थी बल्कि वो एक मुआशरती दकियानूसी तस्वुरात और जो सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिखा रही थी कि हम ख्वाजा सिरा को कमतर समझते हैं, अबतर समझते हैं, और इसलिए उस खातून को एक इंसल्ट के तौर पे ख्वाजा सिरा कहा गया। हालांकि ख्वाजा सिरा होना एक कुदरती अमल है और वो कोई इन्फीरियॉरिटी उसके साथ मंसूब नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे मुआशरे ने उसको इन्फीरियॉरिटी के साथ मंसूब किया। तो एक तो ये चीज़ उसमें इस केस में जो आपने केस को रेफ़र किया अहम थी, और दूसरा एक और भी जो उसके साथ अहम बात थी वो कि ख़ातून को बांझ पने का ताना दिया गया और उसको उसके ज़रिए उसके कमतर होने की याद दिलाई गई, उसकी हैसियत कमतर हैसियत होने का उसको बावर कराया गया, क्योंकि हमारे मुआशरे में ख़वातीन की जो यूटिलिटी है या अफादियत है वो जुड़ी हुई है उनके बच्चे पैदा करने के साथ ही। अच्छा, तो अगर फौजी बच्चे पैदा साहबा, कर मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इन जनरल वर्क प्लेस में अगर कोई शख्स कोई सबॉर्डिनेट या कोई आपका सीनियर भी या कोई आपका जूनियर आपको कोई ऐसा पैगाम या जुमला या मैसेज भेजे जिससे आप ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा मजाक या तंज किया जाए या कोई जुमला ऐसा कसा जाए, तो ये हरासमेंट के ज़ुमरे में कब शामिल होता है? मतलब वो क्या इसकी बाउंड्रीज़ है कि जब हम कहेंगे कि ये अब हरासमेंट में आ रहा है, वो ज़रा हमें बताइएगा, और कानून इसके बारे में क्या क्या कहते हैं? हरासमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत अहम है मद्देनज़र रखना। एक तो अगर वो एक जिनसी तकाज़ा है या कोई जिनसी जुमला है जिसका ताल्लुक़ सेक्सुअल के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा, तो वो एक बाउंड्री है, ख़ास तौर पे जब उसके नतीजे में आगे किसी का कोई नागवार गुजरा हो, उसके तासुर से नज़र आ रहा हो, या फिर वो उन्होंने मना किया हो, तो वो तो कंसेंट ख़त्म हो गया। तो सेक्सुअल एडवांसेस जिसमें कंसेंट शामिल नहीं है वो क्लियरली है। उसकी अगर आपको मिसाल दूँ तो कई दफ़ा चलती भी ख़वातीन को कहा जाता है माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और जब पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमने तो माशाअल्लाह कहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें इंटेंट बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सबको पता है, आपको मुझे सबको पता है कि किसी पे आवाज़ा कसना कि माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही, यकीनन उसकी तारीफ़ नहीं है, बल्कि उसको एक ये सेक्शुअल कमेंट है, ये उसके लिए उसको नोटिस किया जा रहा है और उसको ये आवाज़ा कसा जा रहा है। दूसरी जो लैग है हरासमेंट की वो है किसी को सिन्फ की बुनियाद पे कमतर समझना या उसके ख़िलाफ़ तफरीक करना, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे मुआशरे में ख़वातीन और ख्वाजा सिरा के साथ होती है, मर्दों के साथ नहीं होती। मर्दों के साथ जो कमेंट दिए जाते हैं वो उनको जनाना होने पे दिए जाते हैं, यानी कि फिर भी ख़वातीन की कमतरी के साथ उसको जोड़ा जाता है। लेकिन फौजी साहिबा, सॉरी टू कट यू, मगर जो बुलिंग होती है, जो एक तरीके से मेंटल टॉर्चर होता है, क्या वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट में आता है? अच्छा, इसमें आप फिर ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यहाँ पर ये भी होता है कि आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रवैये में बड़ी तज़हीक होती है, तो वो वर्क प्लेस हरासमेंट में आता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि अगर उसका जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अगर उसका सेक्सुअल से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर इस कानून के तहत नहीं वो ट्रीट होगा। मगर अक्सर औक़ात देखा गया है कि किसी औरत को बुली किया जाता है या उसके ख़िलाफ़ रवैया ऐसा रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रखा जाता है, क्योंकि पता होता है कि हम ये कर सकेंगे, वी कैन गेट अवे विद इट जिसे कहते हैं, तो वो फिर जेंडर के साथ जुड़ जाता है। मगर अगर एक मर्द दूसरे मर्द को बुली कर रहा है और क्योंकि उसके पास पावर है तो फिर वो हमारे कानून में नहीं आएगा। अच्छा फौजी साहिबा, वफाकी मोहतसिब की अगर हम बात करें तो वफाकी मोहतसिब के पास ये जो हरासानी के केसेस होते हैं, इसको निपटाने के लिए कोई टाइमलाइन मखसूस होती है या फिर ये भी केसेस तवील चलते हैं जैसा नॉर्मल केसेस चलते हैं? नहीं जी, 3 महीने की टाइमलाइन होती है। कभी कभी थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि लोगों ने गवाहियाँ देनी होती हैं, शहादतें होती हैं, मगर 3 महीने का कानून में
टोटल है। और इसमें ये भी है कि किसी वकील की ज़रूरत नहीं है और ख़ातून को भरपूर मौका दिया जाता है कि वो अपना मुद्दा बयान करे, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। और अगर मर्द हैं तो उनको भी, क्योंकि हम अपील भी लेते हैं, अगर मर्द के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला हुआ है तो उसकी भी हम अपील लेते हैं और देखते हैं कि फ़ैसला सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। बट मैं सिर्फ दोबारा से बावर कराऊँ कि लैंग्वेज में, ज़बान में बहुत ताकत होती है। लैंग्वेज के ज़रिए हम लोगों को कमतर या अफजल ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि चेयरमैन का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होता है, ऑम्बड्समैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था हमेशा। ये बहुत ही हालिया है कि चेयरपर्सन का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि मैसेज ये है कि देखो, एक आदमी खाली उस पोजीशन को नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, वो औरत भी हो सकती है, तो पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मगर अभी तक हमारे आइन में भी ही और हिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे तमाम ज़्यादातर ख़वातीन को ये मैसेज जाता है कि मर्द खाली इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं या ये आइन और कानून मर्दों के लिए है। अच्छा, ये तो एक फ़ैसला आ गया और इस फैसले ने ज़ाहिर है बड़ा एक माशरे में डिटेरेंस, इसी तरह के फैसले डिटेरेंस कायम करते हैं। लेकिन जो वर्क प्लेसेस हैं, अगर हम उनकी बात करें, पाकिस्तान में कितने % ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इदारे होंगे जहाँ पर बाकायदा ये डिपार्टमेंट होगा जो इन मामलात को डील करता होगा, या उनको ये आइडिया भी होगा कि किसी भी खातून हो या किसी भी एम्प्लॉई है, उसका ये राइट है कि वो हरासमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत कर सके। आपको जैसे कि बाहर कंट्रीज़ में हम देखते हैं, यहाँ पे ही कल्चर नहीं है। कानून के मुताबिक हर इदारे को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए लाजिम है कि वो इंक्वायरी कमेटी की तश्कील दे और सबको बताए कि मेंबर कौन है, और फिर जब कोई कंप्लेंट लेके आए तो इंक्वायरी कमेटी लाजमी उस पर अमल करे। ये कानून का तकाजा है, ये डिस्क्रेशनरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। और मगर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे ख्याल से 15 से 20% अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जिनके पास इंक्वायरी कमेटियां होंगी, बाकी किसी के पास नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा काम किया जाता है बताने के लिए कि ये लाजिम है, और कई दफ़ा तो हमने पेनल्टी भी लगाई है अगर इंक्वायरी कमेटी नहीं थी। मगर अभी हमारे माशरे में इन चीज़ों को अभी भी सीरियस नहीं लिया जाता और समझा जाता है कि ये एक बाहर से कानून आया है या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी आगाही दी जाए। राइटली सर, थैंक यू वेरी मच फौजिया साहिबा। आप जब भी आती हैं आप हमें बहुत अच्छे से अवेयर करती हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी बातों से बहुत कुछ सीखते होंगे और आपके तज्ज़िये से बहुत जानते भी होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, जिनसी हरासगी का ही आप प्रूफ करना बड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ख़वातीन के लिए। यहाँ पर तो एक कमेंट था, तज़ीक़ आमेज़ कमेंट था, जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला हुआ है। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर हम आपस में ही बात करके, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन टू मैन, जो कन्वर्सेशन होती है वो हो, तो बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। जब आप देखें ना, आपके इर्द गिर्द या आपके सर्कल के जो आदमी हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उन्हें वहीं पर रोकें। तो ये भी एक, कहते हैं ना, इस सोसाइटी को बेहतर करने का अमल हो सकता है। You're so right. And then again, it's our job, it's our duty कि we have to create safe spaces around us, और हम अपने लिए भी सेफ स्पेस बनाएं, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत वाज़े करें, और दूसरों के लिए भी जो हमारे साथ, जो हमारे को-वर्कर्स हैं, ये मेक श्योर करें, यकीनी बनाएं कि उनके लिए भी जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वो सेफ़ हो। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कमिंग बैक टू कराची, कराची का इलाका है जहाँ पर एक नौजवान मज़दूर पर मुबैना तौर पर गरम तेल फेंकने का वाक़या सामने आया है, जिसमें उसका तकरीबन 17% जिस्म झुलस गया। मुतासरा नौजवान के मुताबिक वो इलाके में दुकानों के बाहर सफाई का काम करता था, और सफाई के बाद खाने के लिए वो जनाब कुछ मांगा उसने, तो होटल मालिक ने उसे वहाँ से निकाल दिया। नौजवान का इल्ज़ाम ये है कि बाद में जब वो जूस वाले के पास बैठा था तो होटल मालिक आया, उसे धक्का दिया और उस पर गर्म तेल फेंक दिया, और मुतासर नौजवान ने पुलिस से कार्रवाई और इंसाफ की अपील की है। अच्छा, अब आप ये देखिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासर शख्स के आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का कहना है, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तो ये रवैये हैं जिन्हें बहुत कहते हैं ना, इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है। मुजरिमाना फ़ेल है जो किया गया है, और एक किसी की, आप सोचें, 17% जिस्म झुलस गया, और भी नुकसान हो सकता था। और बजाय इसके कि एक मज़दूर जो मेहनत मज़दूरी कर रहा है,
और मुआशरे में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, उसके साथ ये जुल्म ज़्यादती। मैं ये देखती हूँ, जो कहते हैं ना गरीब है तो लोग ये समझते हैं कि ना इसके पास कोई पावर है, ना इसके पास शायद वॉइस है, ना ये अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये शख्स जो है पुलिस के पास गया रिपोर्ट जी। आप ये देखें कि आप किसी भी तबके से निकाल के देख लें कि जिस शख्स के पास अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये पावर डायनामिक है, अब इस तरह से बन गया हमारे माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर सैडली, कि जिसके पास थोड़ा सा इख्तियार आता है वो फ़ौरन अपने इख्तियार को एक्सप्लॉइट करता है और एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं लोग और समझते हैं कि उनसे कमतर है बाकी ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है, सब ह्यूमन्स इक्वल हैं। आप किसी को उसकी रंग, नस्ल, ज़ात, उसकी इनकम, उसके पेशे के ऊपर अपने से कमतर नहीं समझ सकते और ना ही आपको समझना चाहिए। ये आज का पैगाम है आप लोगों के लिए भी, और यही बात हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि आप किसी को उसके जिस्म के ऊपर, उसके जिन्स के ऊपर, उसके रंग के ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर, विच कार दे आर ड्राइविंग, ये इन चीज़ों के ऊपर, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप बच्चों को भी समझाया करें कि नहीं जज करना चाहिए दूसरों को और इन बेसिस के ऊपर दोस्तियाँ करनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्तान में क्या हुआ है। 7 साला बच्चे को हथकड़ियों में कचहरी लाने पर पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हमसायों से झगड़ा हुआ था और झगड़े पर 7 साला बच्चे पर 4 साला बच्चे से लड़ाई का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, इनकी लड़ाई हुई थी, इसमें मुकदमा दर्ज हो गया। अदालत में पेश करने के लिए जब हथकड़ी लगा कर लाया गया तो उसके फिर वालिदा ने और फिर रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। और इस हवाले से अब क्या डिटेल है, पुलिस की अपनी ट्रेनिंग होती है, जुवेनाइल केसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये एक अलग बिल्कुल मैटर है। कानून में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हमारा कानून इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। फिर ये वाक़या क्यों पेश आया? माइनर्स को हथकड़ी लगाई जा सकती है, ये सेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि माइनर्स को नहीं। एक तरफ हम देखते हैं कि पिंकी जैसे ड्रग लॉर्ड्स दनाते हुए आते हैं, एंट्री मारते हैं, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा गरीब है और वो 7 साला बच्चा है तो उसको हथकड़ी में जनाब पहुँचाया गया पेशी के ऊपर। राना फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, जानना आपसे चाहेंगे कि ये मुकदमा किस बात पे दर्ज हुआ था और उसके बाद फिर बच्चे को हथकड़ी लगाकर अदालत लाने का मामला ये कैसे सामने आया, वीडियो किसने बनाई और उसके बाद फिर कार्रवाई अब कहाँ तक पहुँची है? अच्छा साहिब, केस ये था कि सईद नामी शख्स ने थाना बस्ती मलूक में FIR दर्ज करवाई कि 7 साला मुलज़म बच्चे औरंगज़ेब ने उसके भतीजे जिसकी उम्र तकरीबन 6.5 साल है और इसी बच्चे का हम उम्र है, उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस बच्चे को गिरफ़्तार किया और ये पुलिस बच्चे को लेकर अदालत में आई। लेकिन शोर उस वक्त हुआ जब ये वीडियो मंजर आम पर आई कि जिसमें एक बच्चे को देखा गया है कि एक मासूम बच्चा अदालत के बाहर बेंच पर बैठा हुआ है, साथ एक पुलिस एहलकार है, उसके हाथ में एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वो दूसरे हाथ के साथ दलिया खा रहा है। तो ये दिल दहला देने वाले मनाजर थे, खौफनाक मनाजर थे, जिसने मुझ समेत हर शख्स को हिला दिया। और ये सवालात उठने लगे पुलिस पर कि क्या ये कैसे हो सकता है कि एक मासूम बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। उसकी ये यकीनन एक जुल्म और नाइंसाफ़ी की बहुत बड़ी बदतरीन मिसाल थी, जिस पर कानूनी माहिरीन की जानिब से भी कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती। पुलिस ने ये ज़्यादती की है। अतः पुलिस की जानिब से बच्चे को अदालत में पेश किया गया और हैरानकुन तौर पर अफसोसनाक अमर ये देखें कि पुलिस की जानिब से बच्चे के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई कि बच्चे का DNA टेस्ट करवाना है और पोटेंसी टेस्ट करवाना है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद किया और बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने का हुक्म दे दिया। और पुलिस की जानिब से CPO मुल्तान की जानिब से इस सारे वाक़े का फुटेज मंजर आम पर आने का नोटिस लिया गया और जो मुबश्शिर गिलानी साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको मुअत्तल कर दिया गया और जो पुलिस एहलकार जो कि उनके साथ मौजूद थे बच्चे के, जिन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी और बच्चे को लेकर बैठे थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया। तो हकीकत ये है कि जो उनकी वालदा है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये 2 घरों की हमसायों की आपस की लड़ाई थी, तो मुखालफिन ने ये बेबुनियाद और झूठा मुकदमा करवाकर उनके बच्चे को फंसा दिया। तो अब ये पुलिस तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है। अब ये देखिए इसमें से क्या मज़ीद तहकीकात सामने आती हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को इस बच्चे को हथकड़ी लगानी चाहिए थी, तो इसके ऊपर सवालात, पुलिस के तरीक़ेकार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और जुवेनाइल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम के तहत तो यही बताया गया है, जो दफ़ा 82 है उसके तहत, कि मासूम बच्चे को, कम उम्र बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसको किसी तौर पर भी हथकड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। जी अच्छा राना फारूक, आप ये सूरत हाल हमें बताएं। वैसे रिश्तेदार जो है उन्होंने एहतजाज भी किया था, अब कार्रवाई पुलिस फिर क्या कर रही है? दोनों इश्यूज़ को देख रही है और ये बच्चा कैसे वहाँ पर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे हथकड़ी वाला मामला जो है।
जी, हथकड़ी वाला मामला तो वाकई संगीन नोयत का मामला है। बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है प्रोबेशन जो अफसर हैं उनकी निगरानी में, और पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। और जिन लोगों ने इस बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई उनको मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है, अफसरान का यही मौक़िफ़ है कि ये ज़्यादती की गई है, कानून के सरीहन ये खिलाफ वर्जी है, बच्चे को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और उनको मुअत्तल कर दिया गया। जी राना फारूक, बहुत शुक्रिया आपका इस स्टोरी के मुतालिक हमें डिटेल बताने के लिए। कम बैक वंस अगेन। और पिछला 3-4 दिनों से ना मेरी एंजाइटी मैक्स कर रही है। पूछे क्यों? Why? क्योंकि वो जो हफ्ते में एक दफ़ा मिनी हार्ट अटैक आता था ना, वो रोज आना शुरू हो गया। आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात लेफ्ट साइड पे एक दर्द सी उठती है एक मखसूस टाइम पे, और उसके बाद फिर वो दर्द जो है वो पूरे जिस्म में फैल जाती है। मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो यौमिया अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो तयन होगा उसके बारे से मैं बात करूँ। पाकिस्तान में जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जाएंगी। आई वांट टू ऐड समथिंग है, बिकॉज कल मैं इस पर बात भी कर रही थी शो में, तो हुआ ये है कि जनाब ये 7 दिनों की औसत पर ये तय होगा। ऐसा नहीं होगा कि डे टू डे चीज़ें जो हैं वो पेट्रोलियम प्राइसेस चेंज होंगे। ये मैं वैसे जानूंगी, हमारे साथ होंगे। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना साइम, वो इंटरेस्ट है जी पेट्रोल पर जो लेवी ली जा रही है 120 पेट्रोल पर जी 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, 18 रुपये 16 पैसे कस्टम ड्यूटी, 6 रुपये 95 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन। अच्छा, ये प्री वॉर जो थी ये 180 पे थी। हाँ, फिर ड्यूरिंग द वॉर वो करते कराते अब 124 या आई गेस 124 रुपये 73 पैसे पर हो गई है मजमूई तौर पर पेट्रोल की, और डीजल की 112। मुझे ये बताइएगा कि जब इतने मुश्किल हालात हैं तो हम इसमें कमी बेशी क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है उस पे आप उसकी मद में आप टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की मद में आप पे कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन है ना, तो फिर यहाँ पे आवाम को मार्जिन और रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता? बड़ा आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। यही सवाल लेके मैं बढ़ूंगा आगे। मुशीर वज़ीर ख़ज़ा खुर्रम शहज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सदफ़ का सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहता हूँ और आवाम ये जानना चाहते हैं कि यस ये फार्मूला क्या है और ये मामला क्या है। क्यों नहीं लेवी के अंदर कीमतें कम करके वहाँ से सब्सिडी दी जा सकती है आवाम को? अगर रोज़ाना यौमिया बुनियादों पर करनी ही है, लेवी क्यों नहीं कम की जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग जी आप दोनों को। साइम एंड सदफ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, आपकी थोड़ी सी आवाज़ मुझे कम आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश की समझने के सवाल को। आप कह रहे हैं कि टैक्सेस लेवीज वगैरह कम क्यों नहीं की जाती। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए आज जो भी टैक्सेस हैं, लेवीज हैं, ये वही हैं जो जंग से पहले वाली थी, बल्कि इससे कम है। इनफैक्ट अगर आप लेवी की बात करें तो जो पेट्रोल पे लेवी है वो 70 रुपये के करीब है, और डीजल पे जो है तकरीबन 80 रुपये के करीब है, और ये पहले 80 रुपये थी। और आप कह रहे हैं कि कम क्यों नहीं किया, तो आपको याद होगा कि पिछले 3 महीने का अगर आप जायज़ा लें, जब ये जंग शुरू हुई इस दरमियान में लेवीज़ को ख़त्म भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो भी किया गया, और फिर जिस तरह से कीमतें ऊपर नीचे हुई लेवी को एडजस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि लेवी को एडजस्ट नहीं किया गया। और ये जो फार्मूलाज होते हैं ये भी मैं बता दूँ, टैक्सेस लेवीज जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस होते हैं, जो आप कंज्यूमर जब पे करता है या बाय करता है उस पे जो टैक्सेस होते हैं उसमें सिर्फ लेवी है, सेल्स टैक्स नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में सेल्स टैक्स भी हैं, लेवीज भी हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज भी हैं। इन सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लाइट डीजल ऑयल, जितने ये प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बनती है, इसलिए लेवीज लगाई जाती हैं। अच्छा। और जो कार्बन लेवी है वो एक्चुअली रिप्लेस की थी एक सर्टन पोर्शन जो आपके जो पेट्रोलियम लेवी है उसका। तो एडिशनल कोई चीज़ें नहीं है, बल्कि अभी भी लेवी उस लेवल पे नहीं है जो कि जंग से पहले थी। तो मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लेवीज और ये फार्मूलाज और जो प्रॉफिट होते हैं, मार्जिन होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं पूरी दुनिया में। प्राइसेस जो बढ़ती हैं, कम हो रही हैं, गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस बढ़ी थी तो फुल पास ऑन फिर भी नहीं दिया था, फिर भी उसमें जो है कुछ पोर्शन बाकी था, और जब गिरी हैं तो प्राइसेस को फुल जो है वो ना सिर्फ डिक्लाइन दिया गया बल्कि ज़्यादा से दिया गया है। अच्छा। और रिसेंट अगर आप देखें 4-5 हफ्ते का अगर जायज़ा लें, 5 हफ्ते का, तो आपको नज़र आएगा कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 458 से गिर के 297 पे आ गई थी, और जो डीजल की कीमत है वो 520 से गिरा के
311 या 309 आई थिंक 309 रुपए के करीब आ गई थी। तो अभी बढ़ी है क्योंकि जंग दोबारा शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली देखें कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर नीचे हो रही हैं। जरा हमें समझा तो दें, मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि जब हमारे वुज़रा आए थे कॉन्फ्रेंस करने तो उन्होंने ये डिटेल नहीं बताई थी कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे तयन से हम क्या मतलब लें। औसत 7 दिन कहा उन्होंने जी, और 7 दिन का जो औसत होगा वो प्राइस होंगे। अब ये पब्लिक को कैसे पता चलेगा, पेट्रोल पंप मालिकान को कैसे पता चलेगा? पेट्रोल पंप मालिकान भी हैरान है इस फैसले पर। वो कहते हैं जी सबकी ख्वाहिश है कि डीरेगुलेट हो मामला, लेकिन इस तरीके से मरहलावार होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अभी किसी की समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तो धमकी दे दी है पेट्रोल पंप मालिकान ने कि हमें समझाएं, नहीं तो फिर हम आगे एहतजाज करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, जो सदफ आपने 7 दिन की बात की है वो रोलिंग एवरेज उसे कहते हैं। यानी कि आज मिसाल के तौर पे मंडे है और जो इतवार होगा, जो आएगा इतवार, तो ये 7 दिन होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 7 दिन की एवरेज चलती रहेगी। यानी कि आज से पिछले 7 दिन, कल से पिछले 7 दिन, परसों से पिछले 7 दिन, तो ये रोलिंग एवरेज होती है। जो रोजाना की बुनियादों पर ये ओगरा की वेबसाइट पे पूरी चीज़ आती भी रही है और मजीद आ रही है कि ओगरा इसको देखेगा। ओगरा जो अपनी लेकिन क्या ये जो किराने स्टोर का मालिक है वो ओगरा की वेबसाइट देखेगा, फिर तय करेगा आज ये प्राइस होंगे? स्कूल वैन ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर इस तरह फेयर तय करेगा? ये होगा कैसे? नहीं, देखें, पेट्रोल पंप्स है ना, पेट्रोल पंप जो होता है ना वो है मेन, वहाँ पे प्राइसेस क्या होंगी वो ओगरा की वेबसाइट पे, और ओगरा उसको प्रॉपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो पब्लिक पे ऐसे आता है ना कि मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, अशिया क्रोनोश के प्राइस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपको एक हफ्ते बाद 50 रुपए 25 रुपए इंक्रीज दूं, वो आपके लिए एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान होगा या ये ज्यादा आसान होगा कि मैं रोज 1-1.5 रुपए अगर बढ़ता है? नहीं, वो दैट मेक सेंस। खुरम साहब, जानना हम ये चाह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी तरह से अगर गिरेगी कीमत तो वो भी यही होगा। 25 रुपए अगर गिरती है, 20 रुपए गिरती है, 50, देखें ये दोनों के लिए बेहतर है कि रोज जो है अगर प्राइस चेंज होती है तो वो बेहतर है, रादर देन ये कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में एक बहुत बड़ा इंक्रीज दूं और उसका इम्पैक्ट जो है ना सारी कीमतों पे एकदम से आ जाए। एकदम से जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है एब्जॉर्ब करना। और मैं ये भी बता दूं कि अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज कर जाती हैं, एक जगह पे तेल पूरी दुनिया में रुक जाता है और ये जंग खत्म होती है दोबारा से और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, स्टेबलाइज हो जाती हैं, तो कीमतें नहीं ऊपर नीचे होंगी। ये तो फॉर्मूला है ना जी, ये तो एवरेज आउट हो जाएगा कि हर रोज अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना जो है फील नहीं होता जितना कि आप एकदम से कोई इंक्रीज या डिक्रीज देते हैं जो कि हफ्ते बाद होता है और उसका इम्पैक्ट। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जखीरा अंदोजी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको पता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, ठीक है, आप सप्लायर हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे इस तरह करते हैं, ये सारी फॉर्मल कंपनियां बहुत अच्छा बहुत बेहतर काम कर रही हैं, सबकी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं। इक्का दुक्का ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा पेट्रोल पंप मालिकान, उनके साथ बैठ के दोबारा मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल मेरे ख्याल में बात कर लेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक हफ्ते में प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली है, जंग चल रही है, तो मैं ये चांसेस है ना कि मैं अपना माल इकट्ठा करके बैठ जाऊं और एक हफ्ते बाद एकदम से प्राइसेस ऊपर जाएं या 2 हफ्ते बाद जाएं, तो मैं एकदम से उसका इम्पैक्ट जो है हासिल कर लूं। प्रॉफिटेरिंग को रोकता है ये। अगर रोज प्राइसेस चेंज होंगी तो ये डिस्करेज करेगा जखीरा अंदोजी को। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम शिदात साहब, आपने काफ़ी अच्छे से मैं अपना एनालिसिस किया। अब जानना टाइम भी किल्लत है, वरना जानना मैं ये चाह रहा था कि ड्यूरिंग वॉर जब 80 रुपये की कमी की गई, जिसकी अभी जिक्र अभी खुरम साहब भी कर रहे थे कि लेवी को जीरो भी किया गया, उसको कम भी किया गया, तो उस इंस्टेंस की बात करें जब वज़ीर-ए-आज़म ने खुद आया कहा था कि 80 रुपये का बड़ी हमने जी नाम बड़ी कमी कर दी है, तो अगर तब 80 रुपये की कमी की जा सकती तो अब तो फिर जंग लग गई है, फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गए, तो अभी भी तो किया जा सकता है। अगर इफ़ नॉट ज़ीरो तो फिर आप उसको कुछ कमी तो कर सकते हैं लेवी में, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, और अगर उस टाइम पे ये मेजर लिया जा सकता है तो अभी भी लिया जा सकता है। ये जानना है। और जिसने ये सारा कहते हैं ना फसाद शुरू किया है अमेरिका, उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं अमेरिका ईरान की जो जंग है उसमें हम देख रहे हैं शिद्दत आती जा रही है। 2 फ़ौजियों की हलाकत, अमरीकी 2 फ़ौजियों की हलाकत हुई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरान पर शदीद बमबारी की, ईरान के एटमी पावर प्लांट पर हमला किया और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कई मिसाइल भी बरसा दिए। अमरीकी हमलों पर ईरान ने भी जवाबी हमले किए और उर्दन में अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट को दोबारा टारगेट किया है। अच्छा, सेंटकॉम कहता है जी बंदर अब्बास, पश्चिम सिरेक, खोजिस्तान और मज़गान में शदीद हमले किए हैं और फ़ौजियों पर हमले में मुलविस पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया, जबकि पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में एयर बेस को, जो अमरीकी एयर बेस था, उसे ड्रोन से निशाना बनाया
जिसके नतीजे में 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह हुए। अच्छा जी, अमेरिका के वज़ीर तवानाई क्रिस राइट वो ये कहते हैं कि उर्दन में फौजियों की हलाकत के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से पुरअमन मुआहदा चाहते हैं। अगर ईरान इसके लिए तैयार है तो तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। क्रिस राइट ने यह भी कहा कि ईरानी ताउन के बगैर भी आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी, वहाँ से तेल और गैस की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाएंगे। कौन सी आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है और कौन सी खुली रहेगी, मुझे तो क्रिस राइट की इस बात की समझ ही नहीं आई। और ये क्यों इस डेलुलू के अंदर है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अमेरिका खुली रखेगा? कहाँ खुली हुई है भाई? पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर ऑयल प्राइस, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो डिसाइड हो रही हैं, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। कहाँ पे खुली हुई है? बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकार साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे सर बताइएगा, अमेरिका और ईरान में अब ये 8वां मुसलसल दिन है, झड़प का सिलसिला जारी है। पावर प्लांट हो गया, पानी की तनसीबात हो गया, अस्करी सिविलियन तमाम तनसीबात को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मामला तो डी एस्केलेट होता नज़र नहीं आ रहा, आपको किस तरफ जाता दिख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सायम एंड सदर। आई थिंक जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई तशवीश कुन है, और जो जितनी भी एफर्ट हुई पीस के लिए, और उसमें आई थिंक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। जो आई थिंक सबसे बड़ा इशू है जो ये ट्रायंगल है वॉर की, मैंने बाकी चैनल पे बात की, इसके 3 कोने हैं और तीनों अनस्टेबल हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप साहब है, एक तरफ नेतन्याहू है, और तीसरी तरफ विद इन ईरान IRGC जो विच कॉल्स द शॉट्स। और मेरे ख्याल में वहाँ भी कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग बैठे हुए हैं, वो प्रॉब्ली डोंट रियलाइज के पीस की कितनी अहमियत है, और इट एट टाइम लुक्स के स्ट्रीट फाइट हो रही है। सो दैट इज आई थिंक अनफॉर्चुनेट पार्ट। अभी ये है कि मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, आई थिंक आज आया कि स्टिल दे आर रेडी टू नेगोशिएट, तो ये शायद एक और विंडो अवेलेबल है। लेकिन द वे थिंग्स हैव गॉन, और जिस तरीके से धमकियां दी गई एक दूसरे को अमेरिका की तरफ से, आपने देखा कि जब उनके फौजियों की हलाकत हुई है तो दे आर टॉकिंग ऑफ ओपनिंग गेट्स ऑफ हेल, और आगे से IRGC भी डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट जो पीस एफर्ट थी पाकिस्तान की। और इस वक्त सारी दुनिया जो है एक्चुअली तो दे आर फेड अप ऑफ दिस वॉर, लेकिन मैं तीनों जो ट्रायंगल के कोने उनको चाहिए कि अभी दे शुड कम टू नेगोशिएटिंग टेबल। दूसरा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हैं, मैं देख रहा था जो मैप इनका, अगर आप देखिए जो फ्रंट लाइन सूबे हैं ईरान के, उसमें सिस्तान और बलूचिस्तान है, फिर हरमज़गान है, शिराज है, और ऊपर अहवाज है और बुशैर है। तो ये इसकी एक 150 किलोमीटर की एक बेल्ट है जिसको टारगेट किया जाए, जहाँ पे इनके ड्रोन बेसेस हैं और मिसाइल बेसेस हैं काफ़ी सारे। दिस इज ऑलमोस्ट सदर्न टिप ऑफ जो जरगोस माउंटेन्स है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फर्स्ट, फिर ब्रिजेस को टारगेट किया गया, और जवाब में फिर आपने देखा है कि ईरानियन जो अटैक्स हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा ना खासा डैमेज होता है गल्फ का, तो बहुत बड़ा आई वुड से इंसानी बुरान। और यही बात ब्रिगेडियर साहब, ईरान का मौक़िफ़ भी यही था कि अगर उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को या बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो वो बाबुल मंदब बंद करवा देंगे थ्रू हूतीज़। अब सर बात ये है कि बहुत एक डिबेट चल रही है, तशवीश पाई जा रही है बाबुल मंदब को लेके। अगर एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाती है, दूसरी तरफ बाबुल मंदब जो कि बहरा अहम से खलीज अदन को वो एक मिलाने वाला एक पाथ वे है तंग सा, और उसके बाद हमें पता है कि वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में वहाँ से तजारत होती है बहरी रास्ते से। सर अगर बाबुल मंदब भी खुदा न खास्ता बंद हो गई और अगर ये सिलसिला इसी तरह ये पैटर्न चलता रहा तो फिर क्या बनेगा सर? हम पूरी दुनिया तो ऑलरेडी सफ़र कर रही है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से, अगर मज़ीद और बंद होंगी तो अब फिर बात कहाँ जाके रुकेगी? आई थिंक एफर्ट तो है इनकी। देखें अभी वो 3 एंटिटीज़ की बात ही तो बड़े वाली है, नीचे जो रीजनल प्लेयर्स हैं जिसमें हूतीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, बाकी GCC है, उसके बाद जॉर्डन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हुए थे। फिर देखें पाकिस्तान की कमिटमेंट है, मैं बाबुल मंदब पे आने से पहले, दैट इज रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, एंड वी आर वेरी क्लियर कि खुदा ना खासा सऊदी अरेबिया पे अटैक हो तो पाकिस्तान फिर ये नहीं देखेगा कि किसने किया है, बिकॉज देयर इज अ कमिटमेंट। तो इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान इस जंग में आ जाए और फिर डेवास्टेटिंग होगा पूरे रीजन के लिए। और वही बात जिसका डर है कि शिज़म के ऊपर फिर आपने लड़ना है, फिर शिया सुन्नी की बात होगी और उससे पूरा खिता जो उसकी प्लेट में आ जाएगा। बाबुल मंदब पे हूतीज़ के पास कैपेबिलिटी तो है कि दे कैन स्कटल, यू नो, ये भी एक चोक पॉइंट है रेड सी में, जो ट्रैफिक यहाँ से वेस्ट की तरफ मूव करती है यूरोप और आई थिंक नॉर्थ अमेरिका, सारी इससे होके जाती है। सो दैट इज वन चोक पॉइंट, और वहाँ पे अगर हूतीज़ एक्टिवेट होते तो इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को भी लॉस होगा। अभी आपका सारा जो ऑयल है सऊदी अरेबिया से वो बाबुल मंदब से आ रहा है, इवन भारत के साथ भी यही। तो इसका मतलब है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस होगा। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी दे शुड कम बैक टू नेगोशिएटिंग टेबल।
अदरवाइज फिर ये खुदा न खास्ता रीजनल वॉर हो जाएगी और फिर किसी का काबू भी नहीं आएगी, बिकॉज इतने लोग बीच में जंप कर पड़ेंगे कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें आई थिंक दी ओनस लाइज ऑन द 3 एंटिटीज, ईरान पे, उसके बाद अमेरिका और जो बेसिकली इजराइल है उसके ऊपर। बाकी जो है देखें, अभी एक और चीज जो आई सजेस्ट टू और प्रपोज टू इरानियंस लीडरशिप इसके आहिस्ता आहिस्ता आप भी पब्लिक सपोर्ट लूज कर रहे हैं। मतलब यू आर एट द पीक, जब ये लास्ट टाइम सीज फायर हुआ है आप एक विन विन सिचुएशन में थे, आप के पास एक मॉरल डोमिनेंस थी, फिर बीच में शिपिंग पे जब अटैक हुआ तो एक बहाना मिल गया, अमेरिका को तो एक बहाना चाहिए था। तो आप जो है व्हाई डोंट लुक एट द डिविडेंड्स ऑफ पीस और जो कॉस्ट ऑफ वॉर देख लें। अभी जो मैं देख रहा था कि अगर इनके 10 अटैक होते हैं ईरान की तरफ से तो तकरीबन 100 हो रहे हैं इनके ऊपर, और उसके अंदर साफ ज़ाहिर है ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और पुश बैक हो जाएगा पीस प्रोसेस। तो आई थिंक दे शुड आल्सो लिसन टू मार्को रूबियो और एक और एफर्ट कर लें, अदरवाइज पीपल विल गेट फेड अप ऑफ दिस वॉर और ईरान आहिस्ता आहिस्ता मॉरल सपोर्ट लूज करेगा, एंड देन आई थिंक इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो। नहीं तो हम अभी इस वक्त देख भी रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। आपको लगता है ये इस तरह से ईरान आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा? अभी ऐसी कौन सी ईरान को सपोर्ट हासिल है जो आपको लगता है कि वो भी विथड्रॉ होने लगी इस सिचुएशन में? जी देखिए, जो एफर्ट हुई थी उसमें स्पेशली जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्रिज गल्फ ब्रिज को आप कह लें गल्फ को ब्रिज किया था, दैट वाज बिटवीन ईरान एंड गल्फ रीजन, स्पेशली सऊदी अरेबिया। आपने देखा है कि सैयद अली खamenei शहीद के जो आखिरी सुमात में सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आया, कतर डिस्पाइट देयर शिप्स फॉर अटैक वो लोग भी गए थे। तो आई थिंक ये जेस्चरिंग देखनी चाहिए कि कितनी आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर IRGC में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो यूरोपियन यूनियन बाय एंड लार्ज रिमेन आउटसाइड दिस वॉर, नेटो नहीं आई, सो इट वाज कंसीडर्ड कि अमेरिका की लड़ाई है। लेकिन जब आप लेट्स से अगर चोक करते हैं बाबुल मंदब को तो फिर यूरोपियन यूनियन बड़ी बुरी तरह इंपैक्ट आएगा उस पर, ठीक है ना। उसके बाद मिस्र पे आएगा, इस तरीके से इंडिया है, पाकिस्तान है, इस तरीके से इवन चाइनीज जो आई थिंक रही सी जो सप्लाईज है वहां से आ रही हैं। तो इसका मतलब फिर आप अपने बाकी दोस्तों को भी या न्यूट्रल कंट्री अपने मुखालिफ कर लेंगे, और यही लड़ाई में फिर टर्न होता है कि अगर ये टर्न हो जाए तो फिर दोनों दूसरी साइड जो है उसको हल्लाशेरी मिल जाएगी। अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ है और अरब स्टेट्स अभी भी चाहेंगी कि ये लड़ाई बंद हो। कमर्शियल एयरलाइन की फ्लाइंग बुरी तरह डिसरप्टेड है, मैरीटाइम ट्रैफिक तो है ही है। फिर खुदा ना खास्ता इसका चांस है कि बहुत बड़ी रीजनल लड़ाई शुरू होगी और सारा खित्ता mainly Islamic world will get destroyed. This is what initially Netanyahu wanted, sir. यही तो नेतन्याहू का प्लान था और यही सब सहाफ़ी और टकर कार्लसन जैसे सहाफ़ी बताते रहे। प्लान है स्टिल कि सबको लड़ा दिया जाए आपस में। थैंक यू सो मच वकार साहब, वक्त की कमी है वरना इस पर मज़ीद भी बात करते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।